सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक तो रहेगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब वी आर रीचिंग टूवर्ड्स मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया को काउंट करने का हमारा जो पैरामीटर है वो बड़ा अलग सा है कि हिंदू हिस्ट्री को पढ़ना है वो एंशिएंट है, मुस्लिम को पढ़ना है वो मिडल है, मेडिवल है, एंड अगर ब्रिटिशर्स वाली पढ़ते हैं तो मॉडर्न में काउंट करते हैं। बट अब आप इतनी दूर आ गए, स्टोन एज से स्टार्ट करा था हमने, यहां तक पहुंच गए हैं। बट अब आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि एंशिएंट से मेडिवल में ट्रांसफर क्यों हो रही है, मेडिवल से मॉडर्न में क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं हम। तो हमेशा कंसेप्ट क्या रहेगा उसका कि अर्बनाइजेशन हो रही है कि खत्म हो रही है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है खत्म हो रही है, मनी इकोनॉमी आ रही है कि लैंड इकोनॉमी आ रही है। तो सिर्फ इसी आधार पे हम बताएंगे कि एक्चुअल में हो क्या चीज रही है। वही बात है कि जब हमने बताया था कि वर्ण सिस्टम चेंज हो रहा है, वर्ण सिस्टम चेंज होने का कारण क्या था? वर्ण संकट था एक तो, जो कॉमन मैन को, लेमैन को डराने के लिए था। बट एक्चुअल रीजन क्या था? सेकंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स हो गई थी। लास्ट चैप्टर पढ़ा था एंशिएंट इंडिया का, हिस्ट्री का जो बुक का था, बोला था मैंने आपको, ट्रांसफॉर्मेशन एज वाला, लास्ट के 2, उसे रीड जरूर करना। जो हमने लास्ट लेक्चर्स में करा उसका सारा समाप्त करके उसमें दिया हुआ है कि क्या हो रहा है, वर्ण संकट आ रहा है, जा रहा है, एग्रेरियन चेंजेस आ रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस आ रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का मतलब कि इंडिपेंडेंट रीजनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब एक बड़ा एम्पायर नहीं कोई दिखेगा, अब छोटे छोटे एम्पायर्स दिखेंगे। कहीं चौहान होंगे, कहीं तोमर होंगे, कहीं परमार होंगे, कहीं कोई होंगे, बट एक बहुत बड़ा एम्पायर बनता हुआ हमें नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम यहां पर। इसके बाद जब हम मिडिवल इंडिया पे आएंगे तब हमें एम्पायर्स की बात पता लगेगी। सो फर्स्ट तो हमारा रहेगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का, दैट मीन्स राष्ट्रकूट। अब गुप्ताज के बाद किन्होंने जगह ली? हर्षा ने, पुष्यभूति डायनेस्टी आएगी। अब जब हर्षा गुप्ताज बेसिकली खत्म हुए तो पावर वैक्यूम बन गया। अब वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई जाएगा, वहां पे कौन जाता है? पुष्यभूति जाते हैं। पुष्यभूति हर्षा एम्पायर बहुत अपना बड़ा एम्पायर बना देते हैं। अब जब हर्षा भी खत्म हो जाते हैं तो क्या होगा? अब किसी को तो कन्नौज को, बेसिकली कन्नौज जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी का सेंटर मानते हैं हम उसको। तो अब उस कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल किसकी रहेगी? जो बड़ी बड़ी पार्टीज, जो और फ्यूडेटरीज होंगे, जो और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होंगे, उनकी स्ट्रगल चलेगी। अब तो उनमें 3 पार्टीज कौन मेन आती हैं? एक तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, बेसिकली ये गुजरात वाली साइड पे डेवलप होंगे, और पाला एम्पायर ये बंगाल वाली साइड पे डेवलप होंगे, और राष्ट्रकूटास ये डेक्कन में होंगे। और दूसरी बात, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर हिंदुकुश माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स, यहां पर आपके आगे पेनिनसुलर रीजन, गुजरात वाला रीजन, एंड ये इंडिया। अब यहां पे निकलिए नर्मदा आपकी, यहां पर आप ले लो तुंगभद्रा, और यहां पे ले लो कावेरी। अब एक तो आएंगे आपको एम्पायर्स बनते हुए यहां पे दिखेंगे, नेचुरल बाउंड्रीज के ऊपर नीचे बनेंगे। उसके बाद जब हम डेक्कन की बात करेंगे तो आपको यहां पर बड़े बड़े एम्पायर्स बनते दिखेंगे। उसके बाद आपको यहां पर मतलब कि चोल एम्पायर होगा बेसिकली, जो आपको तुंगभद्रा तक दिखता है। बट जो हमने संगम एज की बात करी थी वो कहां पर आ रही है? यहां पर चोल चेर पांड्या, जो उनका फर्स्ट फेज पड़ा था, तो यहां पर आपको दिखते हैं। अब इसके बाद दोबारा से क्या होगा? यहां से चोल निकलेंगे और अपने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे। सो आज के हमारे 2 जगह। और तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे कि अब हम टर्क्स की इन्वेजन पढ़ेंगे। अब अरब्स में, टर्क्स में, बेसिकली शिया सुन्नी में हमें डिफरेंस पता करना इतना जरूरी नहीं है जितना हमें अरब्स और टर्क्स में है। उसका कारण क्या है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेजन हो रही है तो इंडिया की तरफ उसका क्या रवैया। अब अरब्स का बिल्कुल ही अलग अप्रोच है। उसका कारण क्या? क्योंकि फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल हमारा इंडिया और अरब का, अरेबिया का ट्रेड चल रहा है। बट इस्लाम की डेवलपमेंट होने के बाद, पूरे वर्ल्ड की इस्लामिसाइजेशन होने के बाद, इस्लामीकरण होने के बाद, टर्क्स जो अब इंडिया में आएंगे उनका जो एटीट्यूड होगा वो इंडियंस के लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए अरब्स जो हैं 712 AD तक भी आके जो सेटल डाउन, मोहम्मद बिन कासिम का हमने पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आते हैं एंड वहां पे अपनी अच्छी खासी टेरिटरी बनाता है और उसके बाद इंडिया के साथ ट्रेड करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रूट्स और ट्रेड, इसको डोमिनेट करना है।
हमने वही बात है कि इसको हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाली हिस्ट्री में नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है इसको ग्राफ में समझ लेना है इसको। ये कौन सी है आपकी मनी इकोनॉमी, ये है लैंड इकोनॉमी, ठीक है। यहां से शुरू होंगे वैदिक पोस्ट वैदिक से, वैदिक आ गई, ये पोस्ट वैदिक एज आ गई। इसके बाद मौर्यंस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आ गया। 6th सेंचुरी BCE यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगी, सिटी कल्चर स्टार्ट हो गया। मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस, अब पोस्ट मॉडर्न्स में ये मॉडर्न्स आ गए, ये आपके पोस्ट मॉडर्न्स आ गए। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने देखी थी इन्वेजन्स होती हुई, तो यानी कि उसके बाद अब क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा मनी इकोनॉमी का। मनी इकोनॉमी ब्रेक हुई, उसके बाद कौन सा बड़ा एम्पायर दिखता है हमें, गुप्तास का। ये गुप्तास से स्टार्ट होते होते पोस्ट गुप्तास में होते होते एट द एंड क्या होता है, राजपूत तक जाते हैं हम। कहां पर आगे वापस लैंड इकोनॉमी में। यहां पर हमें देखते हैं बड़े बड़े एम्पायर्स, बट यहां पर क्या है, फ्यूडेटरीज, लैंडलॉर्ड्स, आपस में लड़ाई होती है, कुछ देर के लिए कोई बड़ा एम्पायर बनाता है, उसके बाद सारा एम्पायर टूट के छोटे छोटे एम्पायर में बन जाता है। क्योंकि अगर हम एक बड़े एम्पायर जैसे हर्षा के टाइम पे या गुप्तास के टाइम पे देखते हैं, अब क्या दिखेगा हमें कि कहीं पे आएंगे, अभी गुर्जर प्रतिहार, बेसिकली गुर्जर्स को हम जो बोलते हैं, तो ये इन्वेजन के टाइम पे आ रहे हैं। जब हमने इंडोसिंथियंस, शार्क्स, यूशी ट्राइब्स, इनकी इन्वेजन देखी थी, तो ये आगे इंडियनाइजेशन हो गई थी इनकी, तो अब ये इसमें डेवलप हो गए एंड लास्ट में ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, राजपूत्स में। राजपूत्स में अब इनका जो ओरिजिन है, हमने बहुत पढ़ा था कि न्यू कास्ट आर बीइंग डेवलप्ड। अब जो ये क्षत्रिय क्लास का, ये राजपूत जो हैं, ये क्षत्रिय टाइटल लेना चाहते हैं। कौन देगा इनको, प्रीस्टली क्लास देगी, बट एक क्षत्रिय टाइटल नहीं दे सकते, क्षत्रिय से एक नीचे कर क्षत्रिय, ठीक है ना, मतलब कि सेकंड ग्रेड के क्षत्रिय का टाइटल इनको राजपूत को मिल जाता है। और ये बहुत अब आने वाले जो टर्क्स और अरब इन्वेजन होगी उसमें बहुत ज्यादा एक मेजर फ्रंटियर का रोल जो है वो प्ले करेंगे। सो अब हमने देखा कि ये बिल्कुल लैंड इकोनॉमी बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ गई। अब अर्बनाइजेशन दोबारा स्टार्ट होगी, अर्बनाइजेशन अब होगी थर्ड अर्बनाइजेशन। अब ये कौन एस्टेब्लिश करेगी, टर्क्स इन्वेजन हमारे कब शुरू होगी, गजनी एंड मोहम्मद गौरी के टाइम पे। अब दोबारा से मनी इकोनॉमी स्टार्ट होगी हमारी। उसके बाद पहले स्लेव डायनेस्टी आ जाएगी, स्लेव डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अल बलबन, रजिया सुल्तान। अब यहां पे रजिया सुल्तान का हमने नाम पढ़ा, ये देखो, जब तो हम ये वाला पीरियड पढ़ रहे थे, वेमेन वर रिस्पेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, बट यहां पर क्या हुआ, सती, चाइल्ड मैरिज, शूद्रस के साथ कितनी एक्सप्लॉयटेशन। अब हम दोबारा देखेंगे कि वेमेन की जो है पोजीशन बढ़ेगी। उसका एग्जांपल क्या है, रजिया सुल्तान एक लेडी जो है वो एक पूरे मुस्लिम एम्पायर की क्वीन बनती है। तो ये बहुत बड़ा एक एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। किसने, नहीं हस्बैंड तो इसका अल्तुनिया, जब इसने बठिंडा वाले से शादी कर ली थी तो बेसिकली चालीसा, इसके बाद आता है आपके पास बलबन बड़ा स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट गेम खेल के गया। बेसिकली क्या है, अभी तक ना एक चालीसा ग्रुप होता था, चालीसा क्या है, नोबल ऑफिसर्स है बेसिकली, और वो आपस में बड़ा एक दूसरे को लगी जा रहे हैं। बट वही है ना, फीमेल डोमिनेशन कोई सह नहीं पाता, वो कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपर एक मतलब कि लेडी राज करेगी। प्लस क्या है, रजिया सुल्तान क्या होती है, वो मतलब कि थोड़ा सा जैसे सभी वो चाहते हैं कि सारे टर्क्स हो बेसिकली ऑफिस में, बट उस टर्क्स के अलावा और भी जो इस्लामीकरण जो जिन रेसिस का, जिन कास्ट का, जिस कल्चर का हुआ, उनको लेके आके इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बिठा देती है। सो ये इसकी गलती तो नहीं, मतलब कि रादर ये अच्छा काम होता है कि सबको साथ हम मिलकर चलेंगे, बट ये टर्क्स को तो पसंद आएगी नहीं क्योंकि उनकी जो डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। सो अब यहां पे हम देखेंगे कि विमेन की पोजीशन बढ़ेगी, बट धीरे धीरे फिर से क्या होगा, अंटिल द ब्रिटिश इन्वेजन विमेन की कंडीशन
और घटती रहेगी राजा राम मोहन रॉय के टाइम तक। उसके बाद दोबारा से रिफॉर्म शुरू होंगी और ये दोबारा से बढ़ जाएगी। सो ये सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है आपकी। कब? जब मनी इकोनॉमी होगी। मनी इकोनॉमी में हर इंडिविजुअल की कीमत है। मनी इकोनॉमी के मतलब कि जो काम करेगा वो खाएगा, अपना खाओगे, अपना पियोगे। बट लैंड इकोनॉमी में क्या है? लैंड होएगी, उस पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होएगी, कैटल होएगी, और फीमेल को क्या बोला जाएगा कि घर बैठो और घर संभालो। यहां पे यूटिलिटी कम हो जाएगी, मनी इकोनॉमी बढ़ेगी। सो अब बलबन के टाइम हुआ, बलबन, इल्तुतमिश, उसके बाद खलजीज, तुगलक, तैमूर। बस यहां पर भी क्या है, जैसे यहां पर इन्वेजन हुई थी, अब यहां पे दोबारा से इन्वेजन हो जाएगी। अब यहां पे तैमूर, सैयद डायनेस्टी, इनकी इन्वेजन हो जाएगी। अब इसके बाद दोबारा गेम बदल जाएगी। अब क्या होगा? मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हो जाएगी। मुगल एम्पायर में बाबर आता है। बाबर, लोदीज का इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। अब ये तीन लोग हैं जो डोमिनेशन के लिए, क्योंकि डायनेस्टीज खत्म, जो दिल्ली सल्तनत थी वो खत्म होगी, पावर वैक्यूम बन गया। अब उस वैक्यूम को भरना है। जैसे अभी हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पढ़ रहे हैं कि हर्षा के एम्पायर पे कौन कब्जा करेगा, अब दिल्ली सल्तनत पे कौन कब्जा करेगा, वो इन तीनों की लड़ाई चलेगी। और इसमें विक्टोरियस कौन निकलता है? बाबर। बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हरा देता है। अब बाबर आ जाता है। और ये बाबर, दे आर मुगल्स, बेसिकली मंगोल्स हु हैव बीन इस्लामिसाइज्ड आर कॉल्ड मुगल्स। मंगोल्स हु हैव बीन इस्लामिसाइज्ड। अब यहां पे दोबारा से होगा, अकबर के टाइम पे डेवलपमेंट होगी, बट फ्यूडलिज्म बढ़ता रहेगा अभी। अब क्या होगा? लैंड इकोनॉमी बेस्ड, मनसबदारी, जागीरदारी, ये सिस्टम चलेगा। नो डाउट फ्यूडलिज्म को कंट्रोल करने के लिए काफी स्टेप्स लिए जाएंगे, बट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी रहेगा वो टुवर्ड लैंड इकोनॉमी रहेगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कम होता रहेगा। औरंगजेब के टाइम पे दोबारा से डेक्कन में बहुत सारी राजपूत क्लैंस आ जाएंगे जो इसको अपोज करेंगे कि ये आके हमारे डेक्कन पे कब्जा ना कर ले। तो इसलिए क्या होगा? लैंड इकोनॉमी, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स का दोबारा से होगा। और फिर जब ब्रिटिश इन्वेजन होगी तो दोबारा से नेक्स्ट क्या फेज शुरू होगा? कैपिटलिज्म का। क्योंकि वो जो यूरोपियंस है वो क्या लेके आ रहे हैं? कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म क्या है? मनी इकोनॉमी। अब वो लेके आएंगे मनी इकोनॉमी, उसके साथ ये होगा। बट अब कुछ पॉलिसीज चेंज होंगी कि नो डाउट मनी इकोनॉमी चल रही है, बट स्टिल वुमेन विल बी वुमेन, शूद्र्स, डिवाइड एंड रूल, रिलीजन, ये चीजें भी रहेंगी। अब इसमें अलग थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। बट आपको समझ आ गया कि ये देखो, यहां पर हम कह देते हैं मिडिवल इंडिया आ गया और यहां पर हम कह देते हैं मॉडर्न इंडिया आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज आ क्यों रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हिंदूज जब तक थे तो एंशिएंट थी, मुस्लिम आए तो मेडिवल, ब्रिटिश आए तो मॉडर्न, ये कंसेप्ट नहीं है हमारा। इवन कि इस चीज को पोस्ट गुप्ता टू राजपूत, यानी चाहे आप गुप्ता में भी ले लो, इट इज कॉल्ड अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल की मेडिवल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आने लग गए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? फ्यूडलिज्म। तो आपको ये प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए। राजे महाराजे, कौन आया कौन गया, किसने किसको हराया, किसने क्या कैपिटल बनाई, क्या किसी ने मंदिर बनाया, मॉस्क बनाया, कोई स्ट्रक्चर बनाया, वो सब 10 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। बट एक बार कंसेप्ट समझ आ जाएगा, आधी गेम तो वहीं पे समझ आ जाती है। अब एम्पायर देखो, जब एम्पायर बड़ा दिखेगा आपको बनता हुआ, दैट मीन्स वो मनी इकोनॉमी है। नहीं, लैंड देखो, अब अगर हम हर्षा की बात करें, हर्षा हम बोलते हैं, सॉरी पुष्यभूतिज की बात करें, पुष्यभूतिज वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ता। अब गुप्ता के बाद हमने क्या देखा था कि अब सैलरी देनी बंद हो गई है। अब क्या देने लगे? काम के बदले में जगह, लैंड देने लगे। अब लैंड एक इंसान को दे दी, बट गुप्ता के बाद क्या हुआ? हेरिडिटरी होगी। अब जो चीफटन जो है, जब सेंटर में राजा वीक हो जाएगा तो जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। अब यही जो ज्यादा पावरफुल होकर निकलेगा वो बड़ा एम्पायर बनाता रहेगा। प्रोवाइडेड आपने सिर्फ ये देखना है कि बड़ा एम्पायर कहां पे दिख रहा है आपको। जब तक तो आपको बड़े एम्पायर दिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी का मतलब कि जो स्टेट से पैसा आ रहा है, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू E
इकोनॉमी एंड एम्पायर, ठीक है। इकोनॉमी स्टेट्स की बढ़िया होगी, टैक्स भरेंगे सेंटर को, सेंटर अच्छा अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखेगा और सबको यूनाइटेड रखेगा। बट जैसे ही ये इकोनॉमी खत्म चेंज होएगी, एम्पायर्स भी खत्म हो जाएंगे। लैंड इकोनॉमी जैसी आएगी, इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट होके एक लोकलाइज्ड वर्जन में रह जाएगी और वहां पे बड़े एम्पायर्स खत्म हो जाएंगे। सो आपने देखना है कि बड़ा एम्पायर मुझे कहां पे दिखता हुआ, बनता हुआ दिखता है, जहां पे टूटने शुरू हो जाएंगे दैट मीन्स आपकी लैंड इकोनॉमी ज्यादा डोमिनेंट होगी। और जहां पे ये बनते हुए दिखेंगे या अपनी पीक पे दिखेंगे पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड में या फिर यहां पर, तो आपको दिखेगा, पता लगेगा कि इट इज मनी इकोनॉमी या लैंड इकोनॉमी। सो ये था एक प्रिल्यूड सा, प्रोलॉग सा था कि हम पढ़ने क्या लगे। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, इंपीरियल चोलास को भी पढ़ेंगे। चोलास का जो सेकंड वर्जन आ रहा है अब, इंपीरियल। इंपीरियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के साथ साथ उन्होंने जाके साउथ ईस्ट एशिया तक अपने इन्फ्लुएंस में लिया टेरिटरीज को। सो ये रहा आपका हर्षा का एम्पायर, ठीक है। अब हर्षा का एम्पायर जब खत्म होता है तो यहां से कौन उठते हैं, पुष्यभूति स्थानवेश्वर से। पोस्ट हर्षा एम्पायर डाउनफॉल हो गया इतने बड़े एम्पायर का, और क्या बन गया, एक वैक्यूम। और वैक्यूम किसी ना किसी को फिल करना, और फिल कौन करेगा, एक घर है, बड़ा घर है, उसमें 5-6 कमरे किराए पे हैं और नीचे 4 कमरे जो हैं वो मालिक ने अपने पास रखे हैं। मालिक की होगी डेथ, अब वो 4-5 कमरे वाले होंगे कि यार नहीं घर को दबा लो, उनकी आपस में स्ट्रगल शुरू हो जाएगी और इसी को हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में करेंगे। अब वो बोलेंगे कि ये जो कन्नौज है इसको कॉन्कर करना है। कारण कन्नौज को क्यों कॉन्कर करना, यहां पर आपको चालुक्यास को रिप्लेस करते हुए दिखेंगे राष्ट्रकूट, यहां पर आपको दिखेंगे गुर्जर प्रतिहार्स, यहां पर आएंगे पाल्स। इनके पास क्या है, गुजरात का ट्रेड अरेबियन सी के साथ। इनकी लड़ाई इधर वेंगी है, चालुक्यास और वेंगी, अब छोटे एक एरिया में है वेंगी, इनके साथ लड़ाई रहेगी ताकि इनके पास वेस्ट कोस्ट भी, ईस्ट कोस्ट भी आ जाए, वेस्ट कोस्ट भी आ जाए। इनके पास गुजरात है, अगेन ट्रेड का पूरा ओके। इनके पास बंगाल है। अब लड़ाई कन्नौज की क्यों है सबकी, अगर इस बंदे, इस राष्ट्रकूट के पास कन्नौज आ जाता है, ये वाला एरिया आ जाता है, तो ईस्ट और वेस्ट वाला तो ये कंट्रोल कर ही लेगा, चालुक्यास और वेंगी को कंट्रोल करके। अब जब बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, जो लैंड, गोल्डन लैंड से जो आ रहा है सारा ट्रेड बंगाल में शिफ्ट हुआ, उसके बाद वो वाया अगर लैंड रूट गुजरात तक जाना चाहता है तो बीच में से कहां से निकलेगा, वो कन्नौज वाले बुंदेलखंड रीजन से निकलेगा, ठीक है। और इसलिए ये चाहता है। अब इसको क्यों चाहिए, यही कारण है कि अगर यहां पर क्या है, बहुत सारे ट्राइब्स बैठे हैं, मतलब उनका कोई एक सिंगल एम्पायर, सिंगल एंटिटी नहीं है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जो हैं ट्राइब्स हैं और वो खा रहे हैं यहाँ पे टोल बैठ के। अब ये भी चाहेगा कि ये चीज मेरे पास आ जाए, ताकि जो ये टोल आ रहा है, या तो अगर मैंने अपने लिए सामान मंगाना है वो मेरे को सस्ता पड़ जाए, और अगर किसी को आगे भेजना तो मैं उसको टोल का लगा के ये लगा दूंगा। अब इसका भी यही है कि बंगाल मेरे पास है, कन्नौज भी मेरे पास हो जाए, कि अगर गुजरात में से कोई सामान मंगाए तो मैं जो टोल है उसको, मतलब कि जो बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल करूंगा अपने। अब इसीलिए सारे इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। राष्ट्रकूट अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, थोड़ा सा नीचे लगाओ, साउथ ईस्ट एशिया से सीधा इंडियन ओशन में से जा सकते हैं। यह है कि क्यों, अब अगर साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड हो रहा है वो ऐसे से घूम के ही जाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन बहुत ही वायलेंट है, मतलब वो एक शांत समुद्र नहीं है, बड़ा ही एक, मतलब वहां पे तूफान आ रहा है, कुछ आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पीरियड वहां पे ज्यादातर क्या होता है, स्टॉर्म्स आ रही है, हवाएं चल रही है, और इतना एडवांस्ड वर्जन है भी नहीं है शिपिंग इंडस्ट्री का कि वो एक वन गो में ही पूरा इंडियन ओशन पार कर ले। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि उन्हें आइलैंड हॉपिंग करनी पड़ेगी, सॉरी कोस्टल हॉपिंग, कि अगर यहां से साउथ ईस्ट एशिया से कोई शिप आ रहा है तो उसे ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, और यहां से फिर वो अरेबियन ट्रेड में निकल जाएगा। तो अगर कोई शिप यहां पर आ रहा है, ठीक है,
उसको यहां पर भी टोल देना पड़ेगा, और अगर कोई शिप यहां पर आ रहा है उसको भी टोल देना पड़ेगा। अब राष्ट्रकूट क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये सारा एरिया आ जाए, एक तो टोल भी खाएंगे, और अगर कोई ट्रेड को हमने बाय लैंड भेजना हो उसको भी भेज देंगे, और एक तो यहां से भी टोल खाएंगे, इधर से भी खाएंगे। और अगर हमने कोई सामान मंगाना, अगर यहाँ पे चालुक्य का वेंगी के पास रहता है, तो यहां से अगर कोई सामान मंगवाना है मैंने अपने लिए, तो यहां से मुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि चालुक्यास को भी पहले पैसे देने पड़ेंगे। एक तो ये होगा राष्ट्रकूट का ये, और दूसरी लड़ाई होगी सारी कन्नौज की, दिल्ली दोआब रीजन की। अब दिल्ली दोआब रीजन दो कारण है, एक तो गंगा यमुना मिलती है, बहुत फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है, प्लस ट्रेड, तो इसलिए कन्नौज इस टाइम पे हॉटस्पॉट बन गया है। और ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार एंड पालस, ये तीन लोग हैं। बता दिए आपको, गुर्जर प्रतिहार यहां पर, पाल यहां पर, और राष्ट्रकूट यहां पर। अब क्या है, स्मॉल स्टेट्स बने हुए हैं सारे, इसके बाद ये जितने बड़े एम्पायर हैं ये भी टूट जाएंगे। अब स्मॉल स्टेट्स लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। अब हर राजा कहता है कि महाराजा वाला चीज नहीं रही, अब हर एक प्रोविंस का अपना राजा, अब महाराजा कोई भी नहीं है, और महाराजा अगर है भी है तो उसको टैक्सेस नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी ऑटोनॉमी रहेगी यहाँ पर। तो इसलिए बड़ा स्टेट पे बन नहीं रहा है, बड़ा एम्पायर कोई नहीं बन रहा, इसलिए छोटे छोटे एम्पायर आपस में लड़ी जाएंगे। कारण अब मनी इकोनॉमी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब राजपूत तक क्या होगा, जब तक अरब इन्वेजन, टर्क इन्वेजन नहीं, टर्क्स की इन्वेजन नहीं होएगी, तब तक क्या है, दोबारा से अर्बनाइजेशन नहीं स्टार्ट होगी। बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड कश्मीर की करकोता डायनेस्टी, ये एक डायनेस्टी रही जिसने फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ हर्षा कन्नौज को कैप्चर कर लिया था। बट उसके बाद क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर इसको पहले भगा दिया, तो ये वापस जाके अपने कश्मीर में लेह लद्दाख वाला जो ट्रेड है उसको देखने लग गया था। अब ये रहा, चाहे इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये रहा बेसिकली, बट ओवर द टाइम क्या हुआ, कभी किसी ने कन्नौज पे कॉन्कर कर लिया, कभी किसी ने कर लिया, कभी किसी ने कर लिया। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंट्स बताई हुई है आपको कि किसी भी एम्पायर की जो मैक्सिमम एक्सटेंट रही कि कब उस, देखो हर एक ने कन्नौज को एक एक बार कॉन्कर कर लिया था, हर एक बंदा मालवा में एक दूसरे के एरिया में आ रहे थे, तो स्ट्रगल पूरी चल रही, लड़ाई पूरी चल रही है। वही हर्षा गॉट वीक, कश्मीर में मुक्ता पैदा ललितादित्य ऑफ करकोता डायनेस्टी कश्मीर में थी, ये कुछ टाइम के लिए इन्होंने कॉन्कर करा कन्नौज को, लेकिन इसको भगा दिया। राष्ट्रकूट, अब यहां पर क्या थे, हमें पिछले मैप तक हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे बतापी के चालुक्य देख रहे थे, अब क्या आ गया राष्ट्रकूट। अब चालुक्य के बतापियों में से ही एक इनका फ्यूडेटरी था मान्यखेड़ा में से, वो निकलता है दांती दुर्ग, एंड ही डिफीट्स द चालुक्य ऑफ बतापी बदामी, और उसके बाद ये सारे एम्पायर को, ये राष्ट्रकूट को ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं। They were all fighting for each other for the control of ports, as it is a game of train. Indian Ocean cannot be traveled in one go. वही आपको पता है, इंडियन ओशन इतना इजी नहीं है कि शिप निकाली उधर से मलेशिया इंडोनेशिया वाली साइड से शिप निकाली और सीधा यूरोप या रेड सी या पर्शियन गल्फ जहां मर्जी निकाल दी। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, कोस्ट टू कोस्ट मूव करते हुए जाना पड़ता था। और इंडियन ओशन में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रोट्रूडेंस है, ये देखो इधर इंडियन ओशन बड़ा सारा, तो इधर जो इंडियन ओशन इंडिया जो है लैंडमास जो इसका नीचे जाता है, इसका बड़ा फायदा है शिप्स को। तो ये आइलैंड लैंड कोस्टल से हॉपिंग करते जाती है, तो सभी इसी को कंट्रोल है। और मालवा में किस चीज की लड़ाई है, बुंदेलखंड, बेसिकली ये सेंट्रल रीजन कन्नौज वाला रीजन जो है, ये बुंदेलखंड, रोहिलखंड के इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बुंदेलखंड की जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्राइब्स थे, और ट्राइब्स को कॉन्कर कौन करना चाहते हैं, ये तीनों पार्टीज। और सारी गेम क्या है, ट्रेड की, कि मैंने ट्रेड को कॉन्कर करना है, क्योंकि उत्तर पथ और दक्षिण पथ को जो कॉन्कर कर लेगा वो पूरे इंडियन ट्रेड को कॉन्कर कर लेगा। अब हम सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री, वही जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक सा जितना हमें जरूरत है उसके हिसाब से पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनके सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रकूट, ये वाला मैप भी हमने 4 बार, ये वाले मैप दिखाऊंगा हमेशा। ये देखो, ये सबका इन्फ्लुएंस है,
बट राष्ट्रकूट का अगर हम देखें तो इतना सारा इन्फ्लुएंस है, इवन कि ये रामेश्वरम तक, यहां तक भी हमें जाते हुए दिखेंगे, बट यहां पे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेजर पीरियड इनका क्या होगा, ये वाला मैक्सिमम एक्सटेंट। अब राष्ट्रकूट, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये कन्नड़ ओरिजिन क्या है, ठीक है, कन्नड़ ओरिजिन। और अगर कन्नड़ ओरिजिन है तो क्या होगा, कन्नड़ लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। पाल्स के साथ हमें बंगाली लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट दिखेगी। तो अब इनसे क्या दिखेगी हमें, कन्नड़ लैंग्वेज। मालखेड़ इनकी रही मेन, जहां से ये स्टार्ट हुए। अब जब भी हम पढ़ेंगे किसी भी चीज को, अब क्या है, टेम्पल्स जो है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कारण सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे जो मेजर डिसीजंस है वो कहां पे लिए जाएंगे, रिलीजियस सेंटर्स में। इसलिए जो राजा जहां जहां जाएगा वहां पे जाके क्या करेगा, उसका मंदिर गिरा के अपना मंदिर बना देगा, उसका कोई और स्ट्रक्चर गिरा के अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। अब ऐसी याद रखना, अब अगर हम कहें कि बाय लिस्ट याद कर लेंगे, अगर कर सकते तो वेल एंड गुड, बट अगर आसानी से याद करना तो आपने बस ये देखना है कि यार ये राजा कहां कहां इसने, मतलब कैसे ये घूमा, और उसका भी बड़ा एक पैटर्न होगा। ये नहीं है कि आज अगर ये वटापी पे काउंट कर लेगा, कल को कसाला पे चल जाएगा, कल को अजंता, मतलब इधर वाली साइड, ऊपर वाली साइड निकल जाएगा, ऐसे नहीं। ये बड़े एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जाएंगे। अब मालखेड़ से निकलता है दांती दुर्ग, ठीक है। संस्कृत जो है वो खत्म हो जाती है बिकॉज सेकेंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स होगी। अर्बनाइजेशन कोलैप्स होगी, दैट मीन्स जो प्रीस्टली क्लास है उसका होल्ड हो गया, जो ओरिजिनल प्रीस्टली क्लास थी उनका होल्ड हो गया कम, और इसलिए हमें क्या दिखेगा, संस्कृताइजेशन अब कम होती दिखेगी। रीजनल कल्चर सेंटर्स बन गए थे, वही रीजनलिज्म की हमने बात करी थी कि हर सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट एम्पायर्स बन गए, अब उनको बाहर की जरूरत नहीं है, बट ट्रेड को कंट्रोल करना है उन्होंने। दांती दुर्ग इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट्स। मालखेड़ या मान्यखेत, यहां से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफीटेड द चालुक्यन अगेंस्ट कीर्तिवर्मन I एंड टुक कंट्रोल ऑफ बतापी। देखो अब उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैप जरूर इसीलिए मैं सामने लगाता हूं। देखो मालखेड़ से ही निकले, अब मालखेड़ से निकले, चालुक्यों को हराना है तो कहां पे जाएंगे सबसे पहले, ये चालुक्यों की कैपिटल पे, तो कहां पर है उनकी, बतापी में। वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके उसको मार देते हैं एंड टुक द कंट्रोल ऑफ बतापी। और अगर किसी देश की, किसी एम्पायर की कैपिटल पे कंट्रोल कर लिया, दैट मींस उसका एम्पायर हो गया सारा। और किसको हराया था, कीर्तिवर्मन I, इसको हरा के दांती दुर्ग टेक्स द कंट्रोल ऑफ दिस एम्पायर, और इसमें क्या शुरू हो जाए, राष्ट्रकूट शुरू हो जाते हैं। ही वॉज फॉलोड बाय कृष्णा I, हु डिफीटेड ईस्टर्न गंगाज एंड चालुक्यज ऑफ वेंगी। देखो अब यहां से यहां पर गया, ठीक है, ये वाला एरिया तो सारा कंट्रोल्ड है। अब इसका जो सक्सेसर होगा वो क्या करेगा, इधर एक्सपेंशन। अब वो क्या करेगा, एक तो ये वेंगी वाला रीजन ले लेगा और ये ईस्टर्न गंगाज वाला रीजन ले लेगा। वेस्टर्न गंगाज आपके कहां पे आएंगे, कलिंग वाली साइड पे, ठीक है। ये बड़ा ही एक सिस्टमैटिक हो गया, उधर गया। अब उससे अगला क्या होगा, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेगा, वो इधर वेंगी वाली साइड पे आ गया। वेंगी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाला रीजन आप ले लो, अगर ये वाला रीजन ना इनके पास हो तो क्या होगा, ये वाले यहां से कोई सामान मंगाना होगा तो इनको टोल देना पड़ेगा, तो इनको टोल देने से बचने के लिए वो कहते हैं इस पे कब्जा ही कर लो, तो इसलिए ये वेंगी पे जाते हैं। गोविंद III लेटर एक्सपेंडेड एम्पायर टू मालवा। लेफ्ट राइट पे हो गया। अब अगला राजा क्या आएगा, वो जाएगा ऊपर, मालवा, मतलब मालवा वाले रीजन में जाएगा अभी। तो ये राजाओं के साथ साथ जैसे जैसे मूवमेंट चल रही है वैसे वैसे हमने पढ़ना है इसको। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट जो है अमोघ वर्षा। पॉलिटिकली ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिटरेचर और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकली तो इसके टाइम पर उल्टा एम्पायर जो है वो खत्म ही हो रहा था। ही लॉस्ट मालवा, गंगावाड़ी एंड टेन्योर इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर ओनली, ठीक है। ही फॉलोड जैनिज्म अंडर जिनासेन। जैनिज्म क्यों ले लिया,
जैनिज्म क्यों फॉलो, वैसे तो प्रॉपर शैवाइट्स वैष्णवाइट्स हैं, बट जैनिज्म फॉलो क्यों कर रहा है भैया? ट्रेड गिल्ड्स को, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन डेक्कन इज जैन्स। पैटर्न ऑफ कन्नड़ लिटरेचर एंड कवि राजमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ लिटरेचर का मतलब कि जो मेजर अगर हम वर्क्स में काउंट करते हैं तो कवि राजमार्ग है। ही फाउंडेड द कैपिटल एट सिटी ऑफ मानखेड़ा, वही वाली चीज जो हमने पहले पढ़ी थी, जहां से स्टार्ट हुआ था दांती दुर्ग, तो वहां पे अपनी कैपिटल बना देता है। नेक्स्ट कम्स कृष्णा 3। अब ये क्या है? अभी इंपॉर्टेंट रूलर है, पॉलिटिकल एनेक्सेशंस में आएगा अभी। डिफीटेड चोलास एट तोकलम, लेफ्ट राइट हो गया ना, मालवा चलो हाथ से निकल गया, बट अब ये क्या करते हैं, नीचे जाता है, चोलास सेकंड फेज ऑफ चोलास हैं उनको हराता है, और कुछ टाइम के लिए तंजौर जिसको हम कहते हैं, तंजावुर को ऑक्यूपाई कर लेता है, साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में आ जाता है, और यहां पे रामेश्वरम, ये देखो इंडिया और श्रीलंका की आपस में ज्वाइनिंग लाइन है, यहां पर रामेश्वरम में आके एक विक्ट्री टावर जो है इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब बट ये ज्यादा देर तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और चोलास जो है वापस इससे ये अपनी टेरिटरी ले लेते हैं। ही ऑल्सो बिल्ड कृष्णेश्वरा टेम्पल एट रामेश्वरम ओनली एंड टोंडाई और कांची, ये सारा जो चोलास का मेन एरिया होता है इसको कंट्रोल कर लेता है। अब इनके जो मेन राजे होंगे हम उसकी बात ही करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसे होगा? एम्पायर में किंग, उसके नीचे क्या होगा? राष्ट्र, राष्ट्र का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। उसके बाद नीचे वैश्यस डिस्ट्रिक्ट लेड बाय वैश्यपतिस, एंड सबसे नीचे जो विलेजेस वाला कंसेप्ट होगा वो होगा भूपति एंड लेड बाय भूपति। अच्छा नहीं, भूपति है ये भूपति है वर्ड, यूपी है। ऑल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय सेंटर। देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बड़ा एम्पायर बन रहा है, और बड़ा एम्पायर का सबसे मेन फीचर क्या रहेगा कि किंग सारा कुछ देखेगा सिस्टम, और किंग के देखने का मतलब सेंट्रलाइज्ड वर्जन है, तो यानी कि अप टू विलेज लेवल जो ऑफिसर्स नॉमिनेट इलेक्ट सिलेक्ट या नॉमिनेट हो रहे हैं वो क्या होंगे? दे विल बी बाय द सेंटर। विलेज असेंबलीज, डेक्कन और साउथ में आप देखोगे विलेज असेंबलीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। शैविज्म वैष्णविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो तो अब आ ही गया कि वर्ण धर्म आश्रम वाला से कंसेप्ट आ गया कि अपने वर्ण से नहीं हटना, तो शैविज्म और वैष्णविज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दे आर लिबरल टू एवरीवन, कारण जैन्स वहां पे 1/3 में है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना है तो बुद्धिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, अरब्स के साथ ट्रेड करना है तो इस्लाम को मतलब करना पड़ेगा कि अगर आके कोई अपनी मॉस्क बनाना चाहता है तो उसको परमिशन देनी है। तो बेसिकली ट्रेड कर रहा है इंडिया, और ट्रेड के चक्कर में क्या आप किसी को मतलब कि आप मना नहीं कर सकते। बुद्धिस्ट केव्स इन कन्हेड़ी एंड शोलापुर एंड धारवाड़, परमिशन टू कंस्ट्रक्ट मॉस्क, अरब्स का ट्रेड होता था, उनको परमिशन दे दी कि मॉस्क बना लो आप अपनी यहाँ पे। और कॉलेजेस बीइंग रन ऑन चैरिटी, बीजापुर में कॉलेज मिला जो चैरिटी पे चलता था, विच शोज कि राष्ट्रकूट का जो एम्पायर था बड़ा ही प्रॉस्परस था, बड़ा ही पैसा था, क्योंकि अगर चैरिटी करनी है खुद की जेब में भी तो 2 पैसे होने चाहिए। दे हैड गुड रिलेशन विद अरब्स, ट्रेड हो रहा, राष्ट्रकूट का बेसिकली क्या अरेबियन सी में पर्शियन गल्फ वाली साइड पे बड़ा अच्छा ट्रेड रूट है, जो बड़े अच्छे रिलेशन है वहां पर। कल्चर, दे पैट्रोनाइज संस्कृत, वाई? क्योंकि अब नए जो कास्ट बन रहे हैं उनको एनओसी कौन दे रहा है? प्रीस्ट दे रहा है, और प्रीस्ट किसको कर रहा है? संस्कृताइजेशन को। बट लिटरेचर में हमने भी पढ़ा था कि कन्नड़ लिटरेचर यहाँ पे रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो रही है, बट संस्कृताइजेशन जो हो रहा है वो एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बट लिटरेचर में अब काफी वर्क्स हैं। त्रिविकर्मा बाय माला चंपू, ये जरूरी चीज है, ये आपको करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करोगे ना इस चीज को जब आप, तो आपको पता लग जाएगा ये। त्रिविकर्मा बाय माला चंपू, हल युद्ध बाय कवि रहस्य, उसके बाद जैन लिटरेचर भी लिखी है इन्होंने। जिना सेन रोड बायोग्राफी ऑफ परसव इन वभ्युदय, गुणभद्र बाय गुणभद्र रोड आदि पुराण, संकटयान रिटन बाय अमोघा वृत्ति, और मैथ्स का वर्क भी हुआ है इन
गणित सरन बाय वीराचार्य। उसके बाद कन्नड़ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्क है आपका अमोघ वर्षा राइट्स कविराज मार्ग। पंपा, पंपा राणा पूना, ये तीन, पंपा, राणा एंड पूना, पोना, दे आर 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, ये याद रखना है हमेशा। पंपा रोड विक्रम सेन विज एंड पूना रोड शांति पुराण, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब इनका मेन क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वहां कारण क्या है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ने का, किसी के, आपको वही एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, किसी के घर में जाके आप उसमें 5 मिनट में आप बता सकते हो कि इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, कल्चरल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो सबसे जो मेन है इनके 2 क्रेडिट है, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, ठीक है। एलोरा टेम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है, कैलाशा टेम्पल। बिल्ट बाय कृष्णा वन, ये जरूर याद रखना है, कौन सा टेम्पल मोनोलिथिक है, स्ट्रक्चरल है, किसने बनाया, कहां पर बनाया, ये बहुत जरूरी चीजें याद रखनी है। मोनोलिथिक है। अब इस पे क्या है, फुल स्टोरीज ऑफ रामायण इनको एनग्रेव किया गया यहाँ पर, रामायण, महाभारत, हिंदू मैथोलॉजीज। उसके बाद मतलब कि एक फोटो इसमें मतलब कि स्कल्पचर है बेसिकली, उसमें रावण ने पूरे जो माउंट कैलाश है उसको अपने सिर पे उठाया हुआ है। तो ऐसे काफी सारी चीजें मिलती है। और जो ये एलोरा टेम्पल्स का बेसिक फीचर है वो कौन सा है, द्रविडियन, ठीक है, डेक्कन है। बट यहाँ पे फीचर्स कौन से मिल रहे हैं, मिलने कौन से चाहिए, वेसरा स्टाइल मिलना चाहिए, बट ये कौन से स्टाइल पे है, द्रविडियन पे। कृष्णा भी राष्ट्रकूट से कर रहे हैं, राष्ट्रकूट से, हाँ हाँ हाँ। चोलास तो भी नीचे है, उनका भी और आएंगे, उनके बृहदेश्वर, राजेश्वर, वो टेम्पल्स हैं उनके। अब ये देखो रावण है, इसने माउंट कैलाश, शिव पार्वती सारा ये जो होता है उसको उठाया हुआ है सिर पे। उसके बाद ये रामायण पूरी एक पैनल पे एनग्रेव करी हुई है। उसके बाद ये महाभारत पूरे एक पैनल पे एनग्रेव करी है एलोरा टेम्पल्स में। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स, दे आर नियर मुंबई एंड वेरी सिमिलर टू एलोरा। इससे यह पता लगता है कि शायद से जिन्होंने एलोरा बनाया उन्होंने ही एलिफेंटा केव्स बनाया। और सिग्निफिकेंट स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड शिवा इन मेनी फॉर्म्स। अब यहां पे कौन है, शिव की मूर्ति, यानी कि ये डेडिकेटेड टू शिव है। और प्राकरा, प्राकरा का था परिक्रमा। अब अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद परिक्रमा करते हैं एक बार, और परिक्रमा में वॉल्स में जो है बहुत सारी स्कल्पचर्स बने हैं जिसमें सारे हिंदू मैथोलॉजीज, डाइटीज और गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। तो सबसे मेन चीज है 6 फीट त्रिमूर्ति ऑफ लॉर्ड शिवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये यहां पे हमें मिलती है। ये देखो शिवा के 3 फेस है, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर एंड कंजर्वेटर, सॉरी क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार्स। अब अगर हम गुर्जर्स की बात करते हैं तो ये वो है, अब ये इतना बड़ा एम्पायर आपको दिख रहा है, इसके बाद क्या होगा, जब गुर्जर प्रतिहार टूट जाएंगे तो क्या होगा, चौहान अलग हो जाएंगे, तोमर अलग हो जाएंगे, चंडाल अलग हो जाएंगे, परमार अलग हो जाएंगे। उसके बाद हमें जब शिवाजी हमें बाद में हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, मराठा कॉन्फेडरेसी की बात करते हैं, वो सभी मराठाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसके बाद वो टूटेगा, उसके बाद दोबारा से असेंबली शुरू होगी उनकी। तो ये मैक्सिमम एम्पायर है उनका, ठीक है। और ये क्या है कि कब कब उनका क्या रहा। अब गुर्जर प्रतिहारों की सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में वो क्या है कि इन्होंने इनिशियल अरब और टर्क्स की इन्वेजन्स को स्टॉप करा, ब्लॉक करने की कोशिश करी। कारण वही, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें जब हमने फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट करी है उसमें कैस्पियन सी वाली साइड से जो ट्राइब्स आए हैं, इंडो ग्रीक्स आए हैं, सिंथियंस आए हैं, या यूशी से निकल के आए हैं लोग, वहां पे गुर्ज ट्राइब है, गुर्ज। तो इट इज सेड कि ये गुर्ज ट्राइब ही यहाँ पर आके गुर्जर प्रतिहार में कन्वर्ट हुए, एंड जो गुर्जर प्रतिहार है बाद में राजपूत में कन्वर्ट हुए। सो बेसिकली इनका इंडियनाइजेशन हो गया था, इंडियनाइजेशन होने की वजह से मिक्स ब्लड हो गया इनका। इसीलिए जैसे जब आप साउथ से टुवर्ड्स नॉर्थ जाओगे ना, आपको लोगों के कलर में फर्क पता लगेगा।
साउथ में नेटिव्स की वजह से डार्क कलर है, ऊपर आते रहोगे टिल कश्मीर जब तक अब आओगे फेयर कलर दिखता रहेगा, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुई पड़ी है। देवर ऑल्सो एन इंपीरियल पावर इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल याद रखिए किसके लिए है, लड़ाई किसके लिए चल रही है, कन्नौज के लिए। पुष्यभूतिज दे केम इन पावर आफ्टर द फॉल ऑफ पुष्यभूतिज। भाई पुष्यभूतिज के बाद हर एक ने अपने अपनी डिक्लेयर कर दी कि इंडिपेंडेंस। जब घर का मालिक ही मर गया तो किराएदारों ने बोला कि आज से जो घर मेरा। डिसेग्मेंटेशन लेड टू मेनी चीफ्टन्स व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ राजपूत। नागभट्ट वन, he is considered to be the founder of this गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। कैपिटल कहां पे थी, अवंती में। सेम टाइम अरब्स इन्वेजन। अब मोहम्मद बिन कासिम की जो 712 एडी में सिंध वाले रीजन को कॉन्कर कर लेता है, तो इस टाइम पर गुर्जर प्रतिहार होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को रिपल्स करके सिंध तक ही रोक के रखता है उसको। वहां पे चाचन डायनेस्टी होती है, एक हिंदू डायनेस्टी होती है, उसको हरा के जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अपनी जो है डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लेता है। इंफॉर्मेशन ये कहां से, अभी सोर्सेज भी बहुत जरूरी है, जहां जहां हमें मिल जाता है। सोर्स कहां से पता लग रहा है, नागभट्ट वाला और अरब्स का जो लिंक है हमें, वो संस्कृत टेक्स्ट है प्रशस्ति, वहां से हमें मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, वत्सराज, हु कॉन्कर्ड कन्नौज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने गुर्जर प्रतिहारों के टाइम पे कन्नौज को कॉन्कर करा। नेक्स्ट मिहिर भोजा। मिहिर भोज बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक किंग है, whose information is received from 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कन्नौज। इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यहां से मिल रही है। He was a विष्णु भक्त एंड टुक टाइटल ऑफ आदि वराह, यानी कि वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं लोग। डिफीटेड बाय पालस एंड राष्ट्रकूटस बट सून रीबिल्ड। एक बार हरा दिया था बट उसके बाद अपने आप को दोबारा से एस्टेब्लिश कर लेते हैं। He founded city of भोजपाल, now called भोपाल। ये बहुत अभी अब शुरू होंगे सिटीज डेवलपमेंट शुरू होंगे, कौन कौन सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट करेगा। एंड 915 to 918 राष्ट्रकूट टुक ओवर कन्नौज। अब क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन शुरू होगा, राष्ट्रकूट जो है वो इंपॉर्टेंट शुरू होगी। और ये हमें कहां से मिल रही है इंफॉर्मेशन सारी की, राष्ट्रकूट ने बेसिकली कन्नौज पे कॉन्कर कर लिया फ्रॉम दिस गुर्जर प्रतिहार। ये कहां से मिल रहा है, अल मसूद एक अरब मर्चेंट है, उसके वर्क्स से पता लग रहा है हमें। तो सोर्सेज को भी जहां जहां हमें दिखते हैं तो जरूरी है लर्न करना। राजपूत किंगडम्स डेवलप्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ दिस एम्पायर। जब ये एम्पायर टूट गया तो यहां से कौन निकल रहे हैं, राजपूत, व्हिच प्रूव्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर इन द कमिंग अरब एंड टर्किश इन्वेजन्स। अभी तो मोहम्मद बिन कासिम था, बेसिकली क्या है, पहले हुई अरब्स की इन्वेजन, अरब्स ने कुछ ज्यादा नहीं करा, बट जब बात आई टर्क्स की, अभी हम पढ़ेंगे अरब्स और टर्क्स में क्या फर्क है। तो जब टर्क्स आते हैं ना उसके बाद मतलब कि प्लंडरिंग शुरू हो जाती है। हम गौरी गजनी को हम कहते हैं कि आए यहाँ पे मंदिरों को लूट लिया। मंदिरों को लूटने का मतलब ये नहीं है कभी भी, अगर हम कहें कि टेम्पल्स को लूट गए तो इससे आप मतलब कि कई लोग क्या कहते हैं कि हिंदू कल्चर को खत्म करना था, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में कभी नहीं ऐसी बात कि किसी को मतलब खत्म ही कर दो कल्चर्स को, रादर इस्लाम से जिम्मी का कंसेप्ट है वहां पे। ठीक है, इस्लाम फैलना चाहिए, लेकिन अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, अगर वो इस्लाम नहीं फॉलो करना चाहता बट इस्लामिक लैंड पे रहना चाहता है, वो जिम्मी का कंसेप्ट, जिम्मी का टाइटल ले लेगा। जिम्मी मतलब प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर, अगर मैं किसी की प्रोटेक्शन कर रहा हूं तो मैं उसके रिटर्न में पैसे लूंगा, और इस पैसे को क्या बोला गया, जैसे कि इस्लामिक लैंड पे रहना कोई दिक्कत नहीं, अपना कल्चर फॉलो करो, अपना रिलीजन फॉलो करो, बट आप हमारी प्रोटेक्शन में रहोगे इसमें जजिया में। सेम थिंग राजपूतों ने करी कि अगर हमारी लैंड में रहना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। उसके पैसे का क्या बोला, चौथा स्वदेश मुखी बोला गया। तो ये हर एक रिलीजन का कंसेप्ट रहा है। नो डाउट अपने आप को एक्सपैंड करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन्स। अब जहां से अरेबियन रीजन से ये अगर हम इस्लाम की स्टार्टिंग करें तो वहीं से ज्यूज पैदा हो रहे हैं, वहीं से क्रिश्चियंस पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई है, इस्लामिसाइज्ड हो रहे हैं। अब टर्क्स कौन है, ट्राइब्स है बेसिकली। जैसे पहले सिंथियंस, यूशी ट्राइब्स, ये ट्राइब्स है इंडिया में,
ये इंडियनाइजेशन हो गया। अब ऐसे ही जब इस्लाम के इफेक्ट में ट्राइब्स आ रहे हैं, बाद में टर्क्स आएंगे तो उनका इस्लामिजाइजेशन हो जाएगा। तो ट्राइब्स का पास ना अपना कोई कल्चर है, ना रिलीजन है, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई लेगेसी है, तो उनके वो तो जहां से उनको फायदा मिलेगा उसको वो फॉलो कर लेंगे। गुर्जर प्रतिहारों का ये रहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ हमने इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पता करना है, क्या उन्होंने अचीवमेंट करी, किसने कन्नौज को कॉन्कर करा और किसने के टाइम पे इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। नेक्स्ट इज पाल एम्पायर। अब ये देखो बंगाल वाली साइड पे निकलेगा और इतना बड़ा एम्पायर है इसका, एक टाइम पे इतना एम्पायर हो गया। एंड अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये रहा। अब ये बड़े ही एस्ट्यूट डिप्लोमेट्स, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना उसमें एस्ट्यूट, बड़ी मतलब कनिंग तो नहीं हम कह सकते, बड़ी स्मार्ट ये हैं डिप्लोमेट्स। जो इसके फाउंडर का नाम है वो है गोपाला। दे वर द लास्ट इंपीरियलिस्टिक बुद्धिस्ट, जो अगर हम देखें एम्पायर की बात करें तो इट वाज द पाल डायनेस्टी। बट कारण बुद्धिज्म को फॉलो करने का कारण क्या है, अब ये यहां पर है तो इनका ट्रेड सारा कहां पे होना है, चाइना के साथ में, और चाइना में क्या है, बुद्धिज्म। इसलिए बुद्धिज्म को भर भर के इन्होंने क्या करा, इनको डोनेशंस दी हैं, उनको प्रमोट किया। बट एट द सेम टाइम इंडिया में भी इन्होंने अपना वजूद कायम करना, तो गोपाला नाम रखा है इन्होंने। गौ मतलब काऊ, पाला मतलब पालनहार, मतलब कि गऊ का पालनहार, गऊ का रक्षक। तो सभी को हैंडल कर गए। जैन को तो क्या चाहिए, जैनी जो बेसिकली हम ट्रेडर्स की बात करें, जैनिज्म को क्या चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उनको सराय चाहिए, उनको अच्छा एक ट्रेड करने का एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी दे रहे हैं। तो बेसिकली सबको हैंडल कर गए। अब ये भी देखना है कि इनके गुर्जर प्रतिहारों की जो आर्मी है, बेसिकली जो इनकी लड़ने वाली ताकत है वो क्या है, इधर अरेबिया है, अरबी घोड़े आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। यहां पे साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है, तिब्बत है, ये वाला एरिया, यहां से क्या आ रहा है, एलिफेंट्स। और राष्ट्रकूट के पास क्या है, घोड़े भी हैं, बट इनकी मेन क्या चीज है, पैदल आर्मी। तो इनके पास घोड़ों की बड़ी ताकत है, इनके पास हाथियों की बहुत ताकत है, और इनके पास कैवलरी इन्फेंट्री बहुत स्ट्रांग है इनके। एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाला एज इंडिकेटेड इन खलीमपुर कॉपर प्लेट, बिहार में मिलती है। दे फॉलोड महायान तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इज, बच रहे हैं, याद रखनी चीजें ये। महायान और तांत्रिक स्कूल फॉलो कर रहे हैं। नालंदा स्कूल, जो नालंदा यूनिवर्सिटी इनके पास है, बहुत भर भर के डोनेशन जा रही है उनको, ठीक है। बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी है, ट्रेड उनके साथ करना है, और उनके साथ अगर ट्रेड करना है तो आप बोलना पड़ेगा कि हम तो भाई भाई हैं जी, मैं भी बुद्धिज्म फॉलो कर रहा हूं, तू भी बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है, बस भाई भाई हैं हम। पैट्रोनाइज बुद्धिज्म बता रही है। देवर एस्ट्यूट डिप्लोमेट्स, बहुत ज्यादा शातिर डिप्लोमेट्स हैं, एंड एबल मिलिट्री पावर्स विद वास्ट एलिफेंट कॉप्स, बहुत सारे एलिफेंट्स है। क्यों? क्योंकि इस एरिया से एलिफेंट्स ही आ रहे हैं। दे बिल्ड ग्रैंड टेंपल्स तो बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम महाविहार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बहुत, मोनेस्ट्रीज और महानिवार। ये सोमपुरा है, फिलहाल बांग्लादेश में है। इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो कितना, ये शायद थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज आ गई, बट बड़ी मैग्निफिसेंट इसकी इमेज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज धर्मपाल। अब क्या होगा, नया कंसेप्ट ये निकलेगा, जब राजा का बेटा राजा बनेगा ना, जब नया राजा बनेगा तो क्या होगा, वो उसकी एज भी छोटी होगी, और जो पुराने आसपास के टेरिटरीज होंगी उसके जो छोटे मोटे राजे या लीडर होंगे वो बोलेंगे यार नया राजा आया, डिक्लेयर कर दो इंडिपेंडेंस। तो इसलिए क्या देखोगे अब कि जब भी मतलब कि तख्त जो है वो चेंज हो रहा है ना, तो उस पर जब यंग साल कोई लड़का के बैठेगा तो साथ में रिवोल्ट्स दिखेंगी आपको, साथ में आपको रिवोल्ट्स दिखेंगी आसपास के एरियाज में। मतलब कि पाल एम्पायर इतना बड़ा, तो अब ये तो बंगाल में बैठे हैं, उधर नॉर्थ वाली साइड पे कुछ चक्कर हो गया, वहां पे उन्होंने बोला नया राजा, नया लड़का, इसने क्या करना है, हम अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। तो धर्मपाल क्या होगा, फेस मेनी न्यू चैलेंजेस, बट उनको संभाल लेगा। और जो ये राजे होंगे जो संभाल पाएंगे, सिर्फ हम उनकी बात ही करते हैं, जो फेल हो जाते हैं उनकी बात नहीं ज्यादा कोई करता।
नेक्स्ट इज देवपाल। ये क्रोनोलॉजी आपको थोड़ी बहुत ही याद होनी चाहिए, धर्मपाल, देवपाल। अगर अब यूपीएससी में या स्टेट सर्विसेज की बात करेंगे, वहां पर वो पूछेंगे, ये फैक्ट्स आपसे बहुत रेयर चांस है, 1% चांस है कि पूछ ले आपसे। बट अगर आप बैंकिंग में जा रहे हो, एसएससी में जा रहे हो, तो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, या इंपॉर्टेंट रूलर्स आप वो बोल देगा कि देवपाल, महीपाल, ये बताओ कौन सी डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। 3 ऑप्शन दे, राष्ट्रकूट, पाल थे, और ये दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये इसलिए क्रोनोलॉजी भी साथ साथ में बता रहा हूं कि ताकि थोड़ा सा अगर किसी और में भी हम यूज करना चाहते हैं इस नॉलेज को तो कर सकते हैं। ह्यूज एम्पायर एंड कैपिटल एट बंगाल। अब कैपिटल एट बंगाल बना ली। पालों की जो सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि एम्पायर पहुंच रहा पंजाब तक, लेकिन कैपिटल कहां पे रखी हुई है? बंगाल में। मैनेज नहीं हो पाएगा ज्यादा देर तक। और उसके बाद क्या हुआ? असम और ओडिशा अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं इस चक्कर में। एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। संभला जहां वो कभी पंजाब भाग रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो इसमें संभाल नहीं रहा। अब ओडिशा जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे ईस्टर्न गंगास वो डेवलप हो जाएंगे। वेस्टर्न गंगास कहां पे थे आपके? अभी पढ़ा था राष्ट्रकूट वाले, चालुक्य वाले रीजन में। वेस्टर्न गंगास वहां पे थे, ईस्टर्न गंगास यहां पर है। ठीक है, ओडिशा वाली साइड पे। और आसाम में जो है वो अपने डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंस। महिपाल नेक्स्ट इन लाइन हु डिफेंडेड चोलन इन्वेजन, हैवर वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट्स। चोलाज आए, यहां पर भी अटैक करने लगे थे, बट चोल जो थे बड़े ही समझदार थे। वो कहते हैं कि हम तो नीचे कांची में बैठे हैं, बंगाल अगर ले भी लिया तो क्या करेंगे। वो आए, प्लंडर किया, लूटा सारा सिस्टम और ले गए वापस। दे वर रिप्लेस्ड बाय सेन डायनेस्टी। अब दोबारा से वही ब्राह्मणिकल कल्चर आ गया। अब बुद्धिज्म को पूरी प्रमोशन मिल रही है, ब्राह्मण्स को कोई पूछ नहीं रहा। अब सेम कहां कैसे रहे? शुंग डायनेस्टी हमने देखी थी आती हुई, जो ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी थी। अब सेम जो सेन डायनेस्टी है बंगाल में वो आएगी। इनके खत्म होने के बाद जो बंगाल को रूल करेगी वो है सेन डायनेस्टी। और वो क्या होंगे? ब्राह्मणिक कल्चर्स, ब्राह्मणिक वैदिक प्रैक्टिसेस को लेके आएंगे दोबारा से। रामपाल वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर एंड इंपीरियलिस्टिक। रामपाल वॉज ए लास्ट रूलर एंड पाल डायनेस्टी वॉज ए लास्ट इंपीरियलिस्टिक बुद्धिस्ट पावर इन इंडिया। इसके बाद कोई भी नहीं होता। देवर पिट स्टॉप फॉर। अब आज की डेट में भी हम देखें कि बंगाल, कलकत्ता वाली साइड पे सबसे ज्यादा जो अगर क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें तो नंबर 1 की है। उसका कारण क्या है? ये हिस्टोरिकल रीजन है। साउथ ईस्ट एशिया से कच्चा माल उठाना, अपने पास लेके आना, प्रोसेस करना, गुड्स बनानी और आगे बेच देना। तो इसलिए क्या सारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या नॉर्थ इंडिया के सारे जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट्समैन थे, उनको पता लगा कि वहां पे बढ़िया, तो ये कला वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप होगी। इसलिए आज तक उस एरिया में अगर हम क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें, वो इट इज एक्सीलेंट इन नेचर। और नेक्स्ट बंगाली लिटरेचर और लैंग्वेज की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। एंड फर्स्ट लिटरेरी वर्क जो है चार्यपाद, ये आपने याद रखना कि जो पहला पाल डायनेस्टी के टाइम पर बंगाली लिटरेचर में काम हुआ था वो क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर किंग, भुक्ति, भुप्ति, पीछे हमने पढ़ा था भुप्ति काफी नीचे था। वैश्य, वैश्यपति, और मंडल जो है मंडल्स में डिवाइडेड थे, और विलेजेस को क्या बोलते थे? खंडाल, भाग या अवर्ती। इसमें भी दे बिल्ट ग्रैंड टेम्पल्स एट द सेम टाइम। सोमपुर, महाविहार। विहार क्या होते हैं? विहार और चैत्य क्या होते हैं? चैत्य विहार बुद्धिज्म में पढ़े, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि चैत्य और विहार बुद्धिज्म में रेफरेंस आता है, तो बताओ है क्या चीज है चैत्य विहार? चैत्याज होते हैं जहां पे वर्शिपिंग प्लेस होती है, बुद्धिस्ट जहां पे बैठ के वर्शिप करते हैं। और विहार क्या होता है? रेस्टिंग प्लेस, जहां पे मॉन्क्स जो होते हैं आराम करते हैं। इट इज अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एट प्रेजेंट बांग्लादेश में। नेक्स्ट इज चोल्स। अब ये तो हमने पढ़ा ऊपर क्या चल रहा है सिस्टम सारा। अब पैरेलली क्या है वही आपको बताया कि हिस्ट्री जो है हम 3 फेजेस में पढ़ रहे हैं। एक तो नर्मदा से ऊपर की, एक तुंगभद्रा और नर्मदा के बीच में, और एक कावेरी के नीचे, और कावेरी के नीचे भी एक। अब यहां पर क्या होगा? आपको डेक्कन वाले एम्पायर्स दिखेंगे और यहाँ पे साउथ के एम्पायर चोल, चेर, पांड्या जहां पे ज्यादा दिखेंगे। बट जब इंपीरियल चोल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होंगे? अप टू तुंगभद्रा, चालुक्यास के साथ अपनी सेटलमेंट कर लेंगे कि तुंगभद्रा को बना लो जी हमारी जो है नेचुरल बाउंड्री। इंपीरियल क्यों कह रहे हैं इनको?
कि इंडिया के साथ साथ इन्होंने इधर मलाया पेनिनसुला में भी जाके भी अपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करा, तो इसलिए इनको इंपीरियल कह रहे हैं हम। अब ये भी मैप से आप समझोगे 5 मिनट में समझ आ जाएगा। चोल्स जो हैं बेसिकली अब जिनकी हम बात करने लगे हैं, दे आर फ्यूडेटरीज ऑफ उरायूर। उरायूर आगे किसके फ्यूडेटरीज है? पल्लव्स के। यानी कि ये सारा जो रीजन है वो पल्लव्स का है, मेजर जो है वो रीजन है पल्लव्स का है। पल्लव्स के आगे फ्यूडेटरीज हैं उरायूर, ये रहे। उरायूर के फ्यूडेटरीज ये चोल्स हैं, और चोलास देखो यहां पर है। अब मैप में से ये देख के बताओ कि चोल जो हैं वो इतनी बड़ी पावर बन कैसे गए? ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो इनकी। ये रिवर्स को थोड़ा सा समझो, इतने बड़े बड़े डेल्टाज हैं यहां पर, ठीक है। और डेल्टाज क्या होता है? फर्टाइल लैंड होती है। फर्टाइल लैंड से एग्रीकल्चर, यानी कि भर भर के इनके पास क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जिसको ये बेच सकते हैं। और यहां से क्या है? ट्रेड, कोस्टल, सारा जो चाइना साउथ ईस्ट एशिया से कोस्टल हॉपिंग होके आ रही है, इनके पास भी आ रही है। तो इसलिए उसको यूज कर करके ये क्या है? चोल एम्पायर इतना बड़ा बनेगा। पहले ये उरायूर्स को हराएंगे, उसके बाद जाके ये कांची पे अटैक करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये देखो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से समझ आ जाता है कि और कोई भी नहीं डेवलप कर पाएगा। उसके बाद रिवर जो है पूरी इनलैंड है, ईस्ट टू वेस्ट जा सकते हैं बड़े आराम से। ये इंपीरियल बिकॉज दे कंट्रोल अदर स्टेट्स टू, उधर मलाया पेनिनसुला तक गए हैं। उसका कारण भी हम पढ़ेंगे क्यों गए हैं। इंडिया में बढ़िया हर एक ने जाने ही कोस्टल हॉपिंग से। फ्यूडेटरीज ऑफ उरायूर हु वर इन टर्न फ्यूडेटरीज ऑफ पल्लव्स। और पल्लव से पहले कौन थे? कालभरास। हमने पढ़े चोल चेर पांड्या, जब फर्स्ट फेज ऑफ संगम लिटरेचर पढ़ा था हमने, तो उसमें सभी को कौन खत्म कर देता है एंड में? कालभरास। अब कालभरास को कौन खत्म करते हैं बाद में आके? पल्लव्स। और पल्लव्स के बाद कौन आएंगे अब? चोल। एंड टुक कंट्रोल ऑफ टोंडाई मंडलम, कांची। सबसे पहले क्या करेंगे? चोल्स उरायूर को हराएंगे, उसके बाद बॉस के बॉस को हराएंगे, और कहां पे जाएंगे? ये कांची में, टोंडाई मंडलम, जहां पे पल्लव्स की कैपिटल है। ज्योग्राफिकल लोकेशन हेल्प चोलास टू डेवलप इनटू माइटी पार्स बियॉन्ड तुंगभद्र। अब तुंगभद्र तक, बियॉन्ड नहीं, अप टू करना है इसको, अप टू तुंगभद्र ये डेवलप हो जाते हैं। कारण क्यों? डेल्टा रीजन बहुत तगड़ा डेल्टा रीजन है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। दिल्ली दोआब वाले के साथ कंपेयर करो आप, दिल्ली दोआब की लड़ाई क्यों है? ट्रेड को अगर हम माइनस कर दें, उसके अलावा क्या? गंगा यमुना, इतनी सारी एलुवियल सॉइल आ रही है ऊपर से नेपाल के सारे अपने रिवर्स आ रहे हैं, वो सारे एलुवियल सॉइल लेके आ रहे हैं, बहुत फर्टाइल लैंड क्रिएट हो जाती है वहां पे। टेम्पल्स मेन पॉइंट ऑफ ऑल सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब शायद वहां पे पॉइंट रह गया होगा कि प्लंडरिंग ऑफ, हम कहते हैं गजनी और गौरी ने प्लंडरिंग ऑफ टेम्पल्स करी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू एम्पायर। नहीं, ऐसी नहीं कोई बात की उन्होंने डिस्ट्रक्शन करनी है। उस टाइम पे कोई बैंक्स तो है नहीं है, सारा जो पैसा है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, सारा जो दान है वो कहां पर जा रहा है? टेम्पल्स में जा रहा है। यानी कि जो सारी, लेकिन जो एसेट्स हैं एक एम्पायर के, वो कहां पर है? मंदिरों में, गोल्ड की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में, या किसी भी आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स की फॉर्म में, सारा काम है मंदिरों में। तो हर एक इंसान अगर किसी पे जीत हासिल कर लेता है, उससे क्या लेगा? पैसा लेगा, उसकी इकोनॉमी लेगा। तो इकोनॉमी पड़ी कहां पर है सारी उस टाइम पे? मंदिरों में पड़ी है। तो वहां जाके उसको लेके आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुइज्म को चैलेंज करा, अगले यहां पर रहने ही नहीं आए, उनके पास अपना 100 करोड़ का बिजनेस वहां पे है। अब आपका कोई बिजनेस है दिल्ली में है 100 करोड़ रुपए का, अब वो छोड़ के कभी यहां पर आओगे? यहां पर आ भी गए, अब एक आधी बार मतलब कि ठीक है, यहां से जो प्रॉफिट आपने कमा के वापस जाओगे। अब सेम बात वही है, इस्लामिक कल्चर उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रॉस्परस, इतना डेवलप हो रहा है, मेन सिल्क रूट उनके कब्जे में है इस टाइम पे, लैंड वाला भी और मैरीटाइम सिल्क रूट भी। तो ये अगर हम देखें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट नो डाउट प्रॉस्परस लैंड है, बट वहां पे इनके पास बहुत तगड़ा इनका पीछे तामझाम बैठ पड़ा है, तो इसलिए इनको यहाँ पे आके रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए आते हैं, लूटमार मचाई और वापस चले गए। तो अब इनके साथ भी यही होगा, जहां जहां चोल जाएंगे वहां जाके
वहां का मंदिर तोड़वा के अपना मंदिर बनवाएंगे। अपना मंदिर क्यों? जस्ट टू टेल कि अब नया बॉस आ गया। हर जगह यही हो रहा। और बॉस ने क्या करा, शैवाइट और वैष्णविज्म मतलब कि शिव या विष्णु का या कृष्ण का मंदिर बना दिया। बट बाकी जो सारी दीवारों पे काम करवाए वो अपना काम करा दिया कि मैं यहां पे जाके लड़ा, मैंने इस चीज को काबू कर लिया। मेन जो गर्भगृह है, अब अगर हम टेंपल आर्किटेक्चर की बात करें, गर्भगृह पता क्या होता है? मंदिर का विमान, विमान पे शिखर, शिखर के नीचे गर्भगृह जिसमें मेन आइडल प्लेस होता है, एंड वे अप्रोचिंग टू गर्भगृह इज कॉल्ड मंडप। और मंडप जो है वो पिलर भी हो सकता है या पिलर नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। सब जो चोल्स की इंपीरियलिस्टिक पावर है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जहां जहां हम देखेंगे, जहां जहां राजा जाएगा वहां पे टाइटल लेगा। अगर गंगा को हराया तो गंगाई कोंडा, अगर किसी भी एरिया को हराएगा एंड में कोंड उसका टाइटल लगेगा, वहां पे जाके नए टेंपल्स बनाएगा। तो इस चीज को 7 साल में हम पढ़ेंगे। ये मैप को याद रखना, बाकी हम इसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि हमें पता लगे कि जैसे हमने देखा पहले भी, ईस्ट गया, एक वेस्ट गया, उसके बाद तीसरा राजा गया नॉर्थ में। इसमें भी यही होगा। सबसे पहले अपना उरायूर को हराया, उसके बाद कांची पे लिया, यानी कि एम्पायर मेरा। अब इसके बाद मैं निकलूंगा सारे एरिया में, चेरास को हराऊंगा, पांड्यास को हराऊंगा, उसके बाद श्रीलंका तक भी जाएंगे। विजयाला considered to be the founder of Imperial Cholas who captured Tanjavur in 815 CE and made Durga Mata temple here। ठीक है। अब देखो यहां पर थे ये डेल्टा रीजन जो था ये इंपॉर्टेंट था। अब डेल्टा रीजन से थोड़ा सा ये उरायूर्स के एरिया में आए सबसे पहले, और तंजावुर, तंजौर जो भी हम इसको कह सकते हैं, तो सबसे पहले उसको ऑक्यूपाई करते हैं विजयाला। ठीक है, यानी कि अपने बॉस को हराया सबसे पहले। नेक्स्ट कौन आएगा? आदित्य। आदित्य ने क्या करा, अब इतना एरिया तो था इसके पास, अब ये जाता है कांचीपुरम पल्लव्स को हराने, और पल्लव्स को हरा के ये वाला सारा जो पल्लव डायनेस्टी वाला एरिया होता है अपने कब्जे में ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट टोंडाई मंडलम बाय डिफीटिंग इट्स लास्ट किंग अपराजिता। प्रतंका, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग आती है वो है प्रतंका। प्रतंका अब कैप्चर्ड मदुराई फ्रॉम पांड्यास। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, डेल्टा रीजन से बाहर निकले और उरायूर्स को हरा के तंजावर लिया। अगला राजा आया, उसने ये वाला रीजन लिया। अब अगला राजा क्या काम करेगा, वो तंजावर से नीचे पांड्यन किंगडम्स इसको ले लेगा, और इसमें मदुराई को कंट्रोल कर लेते हैं जो पांड्यन किंगडम्स की कैपिटल होती है। एंड टुक द टाइटल ऑफ मदुराई कोंड। जो हराएगा मदुराई, जो गंगा को हराएगा गंगाई कोंड, जो मदुराई को हराया उसने मदुराई कोंड। He was a great temple builder and provided gold विमान cover for नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम। चिदम्बरम में जो एक टेम्पल है उसके लिए गोल्ड छतर, सोने का छतर हम कहते हैं, ये देखो सोने का छतर प्रोवाइड कर रहा है किसने, प्रतंका वन ने। He was defeated by Rashtrakuts king Krishna III in 949 CE and hence Chair and Pandyas also tried to assert their independence। अब at the same time ऊपर यहाँ पे कौन है, राष्ट्रकूट्स है, और राष्ट्रकूट को डर लगने लगे कि यार ये तो नीचे से भी कोई पार्टी आ रही है। अब राष्ट्रकूट इस पे अटैक करते हैं और प्रतंका के टाइम पे इसको हरा देते हैं। अब क्या हुआ, दोबारा से चेर और पांड्यास को लगा कि यार चोल तो गए, और तो ये क्या होते हैं अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। जो मदुरई वाला रीजन या चेर वाला रीजन, चेर वाला रीजन क्या है, वहां पे कोई एक सिंगल एम्पायर नहीं है, वहां पे चिफ्टन्स है, छोटे छोटे ट्राइब्स है वहां पे। तो वो क्या है देखो, अब यहाँ पे अगर फोन में आपको दिखेगी क्लियरली फोटो, तो यहां पर वो क्या अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। अब नेक्स्ट राजा आता है प्रतंका 2। अब वो रिवाइव करता है चोल एम्पायर को, जो ये इन्होंने रिबेलियन करी होती है, रिवोल्ट करी होती है, इनसे वापस ले लेता है। टोंडाई मंडलम भी ले लेता है, जो राष्ट्रकूतों ने इनसे टोंडाई मंडलम कांची वाला रीजन ले लिया होता है वो वापस ले लेता है, प्लस चेर और पांड्यास को अपने कंट्रोल में दोबारा लेके आता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी, राज राजा 1। राज राजा 1 इसकी एज को गोल्डन एज कहते हैं। देखो अब इसका एम्पायर कितना है राज राजा 1 का, ऊपर
यहां तक पहुंच गया, कलिंग को टच करने लगे। इधर श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका को कैप्चर कर गया और नीचे तो सभी को खा गए, चेर, पांड्या, सब कुछ, कोई भी नहीं बचा, पल्लव सब कुछ भी नहीं बचे। राजराजा वन, गोल्डन एज, चोलाज मोस्ट पावरफुल नेवी ऑब्वियसली, और PS1 हम जो देखते हैं मूवी वो ये चोल्स पे ही है, तो सबसे एफिशिएंट आर्मी इन लोगों की है। ही टुक द टाइटल ऑफ मोमिद चोल, जयाकोंड एंड शिवपाड। जयाकोंड मतलब जया एक जगह का नाम है, उसको कॉन्कर किया, जयाकोंड का टाइटल ले लिया। शिवपाद का मतलब शिव भक्त है बहुत बड़ा, तो इसलिए ये बड़ा टाइटल ले लिया। ही डिफीटेड चेरस, चेरस को हराया जो अभी पीछे पीछे रिवोल्ट कर रहे थे। डिफीटेड पांड्यास, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करवा दी थी। एंड टुक द कंट्रोल ऑफ होल मैसूर रीजन, सारे मैसूर रीजन को कॉन्कर कर लिया। ही डिफीटेड वेस्टर्न चालुक्यास, जो अपने वतापी में, वतापी के बाद कल्याणी में आ गए थे अभी, क्योंकि उनका एम्पायर छोटा, उनको भी हरा दिया। हराने का कारण ईस्ट वेस्ट दोनों पोर्ट्स अपने पास ले लेने हैं उन्होंने, ताकि ईस्ट से सामान आए, या तो मैं लैंड से भेज दूं या घुमा के सारा ऊपर से भेज दूं। इवन एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विद वेंगी, सॉरी ये रह गया आपका यहां पे। अब आपका आ गया वेंगी। वेंगी वाला रीजन इसने कंट्रोल, इसने ऑक्यूपाई नहीं किया। क्या करा, गया, लड़ाई लड़ी, जीता, बट वापस उसके राज्य को दे दिया। कारण वो बैठा है, मैं बैठा हूं नीचे, बहुत दूर बैठा हूं मैं, इतना संभाला नहीं जाएगा, तो वो गेम खेलता है इसके साथ कि इसको अपनी ट्रिब्यूटरी बना लेता है और अपनी बेटी की शादी राजा वन वेंगी के राज्य से कर देता है, मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश कर देता है। ये मालदीव तक जाता है और वहां पे नेवल एक्सपेडिशन करता है। सक्सेसफुल नेक्स्ट राजा करेगा, बट ये स्टार्ट कर देता है टू इंक्रीज हिज इन्फ्लुएंस। तो समझ आ रहा है कि कैसे कैसे एक्सपेंशन हो रही है। सबसे पहले आपने इमीडिएट थ्रेट को मारना है, उसके बाद एक्सपेंशन में जाना है। नया राजा आएगा, उसमें हमेशा रिवोल्ट होएगी। अब इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ही कंप्लीटेड द राजेश्वरा टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर इन 1010 CE, ठीक है। हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागापट्टनम। इस टाइम पे इधर साउथ ईस्ट एशिया से एक राजा आता है, वो कहता है कि यार मोनेस्ट्री बनानी है मैंने बुद्धिज्म के लिए। वो कहता है ठीक है बना लो, कारण ट्रेड तो उन्हीं के साथ करना है, तो इसलिए बुद्धिज्म को प्रोस्पेरिटी देनी पड़ेगी उन्हें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन आ जाता है अपना, राजेंद्र वन। अब राजेंद्र वन इतना ज्यादा स्मार्ट, राजा वन द ग्रेट क्यों कहते हैं हम इन पे, क्योंकि राजा वन ने जब अपना बेटे को राजा बनाना था ना, उसको पता था कि वॉर ऑफ सक्सेशन होएगी, तो इसलिए वो इकट्ठे बैठ के दोनों ने शासन किया। राजा वन और राजेंद्र वन काफी टाइम तक इकट्ठे बैठ के किंग बने रहे, ताकि कोई वॉर ऑफ सक्सेशन ना हो जाए। एंड वंस ही वाज एक्सेप्टेड एज ए गुड लीडर, गुड किंग, राजा वन पीछे हट जाता है, राजेंद्र वन होली सोली राजा बन जाता है। रूल्ड फॉर फ्यू इयर्स विद हिज फादर। अब उसके लिए क्या बचा, देखो ये सारा एरिया उसने कॉन्कर कर लिया, एक कलिंग तक उसने कॉन्कर कर लिया। अब उसके लिए क्या बचा, या तो साउथ में जाऊं, या इधर जाऊं, या पाल डायनेस्टी तक। अभी हमने पढ़ा था ना, चोला इन्वेजन होती है पाल डायनेस्टी में भी, तो अब इसके पास ये ऑप्शंस बचे हैं। तो ये क्या कहते हैं, सेलोन जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया और कलिंग को अपने कंट्रोल में लेगा, बट उनको अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाएगा, अपने एम्पायर में नहीं लेगा। कारण क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं, ये संभालना नहीं है सिस्टम इतना बड़ा। He also faced many revolts, कारण वही वो कहते नया बच्चा आया, देख लेंगे क्या करता है, बट अल्टीमेटली वो उसको सबको कंट्रोल कर पाता है। अंडर हिम चोला एम्पायर रीच्ड हिज एक्सट्रीम। और जो ये इससे पहले नॉर्थ श्रीलंका सिर्फ उनके पास होता है, जब इंडियन जो राजे होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं राजेंद्र वन के अगेंस्ट, तो सेम क्या होता है, सेलोन का राजा भी उठता है, श्रीलंका का राजा उठता है कि जो नॉर्थ वाला एम्पायर है मेरा, इन्होंने लिया वापस ले लूं मैं। तो राजेंद्र वन दोबारा उस पर अटैक करता है, नॉर्थ के साथ साथ वो साउथ जो सेलोन है, यानी कि पूरा श्रीलंका, अगर आप कहो तो पूरा श्रीलंका अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये देखो, ये तो कंट्रोल में ले लिया और इसको नीचे वाले को अपनी टेरिटरी बना लिया। डिफीटेड चालुक्यस एंड ही डिफीटेड चालुक्यस एंड तुंगभद्रा वाज डिसाइडेड टू बी देयर नेचुरल बाउंड्री। चालुक्यस को हरा भी दिया, बट उन्होंने बोला कि तुंगभद्रा के नीचे तुम नहीं आओगे, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। कारण वही, इतनी दूर जाके करना क्या है, सारा ट्रेड तो मेरे पास आ रहा है, ये देखो, हाँ सॉरी, सारा ट्रेड तो मेरे पास आ रहा है। उसके बाद मैंने इस एरिया पे भी कॉन्कर कर लिया,
अब इस एरिया को कॉन्कर करने का मतलब क्या था? चाइना से ट्रेड हो रहा है, बट अब शिपिंग इंडस्ट्री में एडवांसमेंट हुई और लंबे जो सफर पे शिप्स जा सकते हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, तो अब शिप्स क्या होने लगे, वो सीधा इनको बाईपास करने लगे। अब वो कोस्टल नहीं आने लगे, उससे क्या हुआ, इसका ट्रेड इसको लगा यार कम हो रहा है, तो ये जाता है इसी एरिया को कंट्रोल कर लेता है और सीधा क्या होता है, उसके बाद जो यहां से भी ट्रेड हो रहा है उसको भी रेगुलेट कौन कर रहा है? अब चोला एम्पायर इंडिया में से। ही डिफीटेड पाल रूलर महिपाल। अब देखो पाल तक, बंगाल तक पहुंच गई है महिपाल, बट उसको टेरिटरी नहीं बनाया, उसको अपने एम्पायर में नहीं लेके आया, अपनी इन्फ्लुएंस में रखा उसको। गंगाई कोंड का उसने टाइटल ले लिया, कारण यहां से वेस्टर्न गंगा, ईस्टर्न गंगा को हराया, यहां से वेस्टर्न गंगा को हराया, और दोनों गंगा डायनेस्टी को हरा के इसने क्या टाइटल ले लिया? गंगाई कोंड। He built a new capital, Gangai Kond Cholpuram, at the mouth of Kaveri, where he built the Rajeshwaram temple. राजेश्वरा वो था, बृहदेश्वरा जो इससे पहले, ये कौन सा है? राजेश्वरम। ये गंगाई कोंड चौलपुरम में एक बनाया कावेरी पे, ठीक है, ये रहा है इसका। अब ये देखो नंदी बैठे हैं, तो दैट मीन्स इट इज डेडिकेटेड टू शिव। He also invaded Malaya Peninsula, यहां तक नीचे तक गया था, एंड एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर देयर, कारण शिप सब बाईपास होने लगे थे। He gave huge endowments to नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम, ठीक है। लेटर रूलर्स कुड नॉट कीप, अब इतना बड़ा एम्पायर बन गया, हमने हमेशा देखा कि जब इतना बड़ा एम्पायर बन जाता है तो सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होनी ही होनी है, टूटना ही है बड़ा एम्पायर, और अब इसका चोला एम्पायर का भी हो गया। राजाधिराज लॉस्ट, अब क्या होगा, लड़ाई चलती रहेगी चालुक्यास के साथ में, नीचे से पांड्यास पुश करेंगे, इधर से चेर पुश करेंगे, ऊपर से राष्ट्रकूट पुश करेंगे, इधर से जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी है वो पुश करेंगे। राजाधिराज 1 लॉस्ट टू चालुक्यास, राजेंद्र 2 नेक्स्ट आया, डिफीटेड चालुक्यास बट कुड नॉट कंट्रोल द टेरिटरीज एंड मैनी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब देखो इतना बड़ा एम्पायर था, कितना रह गया अब, सिर्फ इतना सा। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है, वीर राजेंद्र 1 डिफीटेड चालुक्यास, एक बार तो उसने करा दिया और इलेक्टेड द पिलर ऑफ विक्ट्री एट तुंगभद्र। सॉरी, जो मेन गलती करता है वो ये करता है, कुलोटुंगा। कुलोटुंगा क्या करता है, वेंगी जो होता है, वेंगी वाला रीजन ले तो लेता है अपने पास वापस, लेकिन वहां के सारे टैक्सेस माफ कर देते हैं, कि जो ट्रेड गेट्स हैं उनको खुश करने के लिए सारे जो टैक्सेस वहां के माफ कर देता है। अब E इज इक्वल टू ई, जब पैसे ही नहीं आ रहा एम्पायर में, तो ना इकोनॉमी ना एम्पायर, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। वैसे जब ये वेंगी वापस लेके एग्जाम्प्ट कर देते हैं टाइटल्स को, तो ये सारे क्या टाइटल ले देते हैं, सुंगम तव्यर्ता, मतलब कि जो सारे टैक्सेस को खत्म करने वाला, वो ये टाइटल है। बट अब ट्रेड गिल्ड्स को पता लग गया कि नहीं, इनके अब जो दिन है वो खत्म होने लगे। आज भी ये है कि अगर ट्रेड गिल्ड्स को, इकोनॉमिक पावर हाउसेस को पता लगे कि नहीं यार ये जो लीडर है इस टाइम पे वो मेरे काम का नहीं रहा, तो उसको हटा देते हैं, है नहीं है। ट्रेड गिल्ड्स आज भी डिसाइड करती हैं डायनेस्टीज को, पावर्स को, नहीं करती, कौन करता है फिर? नहीं, तो आप कह रहे हो कि अगर हम कहेंगे फ्री, जो एक डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू है, डेमोक्रेसी है, वो डिसाइड कर रही है पावर कैसे घूम रही है। इकोनॉमिक पावर हाउसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो वही कह रहा हूं, यहां पर भी वही हुआ, इनको समझ आ गया कि नहीं यार चोलों का दिन खत्म, अब नई डायनेस्टी लेके आओ, तो इसलिए क्या होगा, बिल्कुल ही इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अपना एम्पायर ही नहीं बचा बचाने के लिए, तो ये क्या करेंगे, किसी को बचाएंगे। तो टैक्सेस का इंबैलेंस हो गया, ई अप्रोच जो है वो खत्म होगी, एंड हेंस फर्दर रूलर्स कुड नॉट मेंटेन द लार्ज एम्पायर, और चोल एम्पायर जो होता है वो हमें टुवर्ड्स द एंड दिखता है। एम्पायर, किंग, देन मंडलम। अब काफी अब साउथ के सिटीज देखोगे उसमें मंडलम लगता है एंड में, ठीक है। तो मंडलम में कौन होता था? युवराज, प्रिंस।
उसके बाद वलनाडु, वलनाडु एक बड़ी यूनिट होती थी जिसको पेरियनतर देखता था। और उसके बाद क्या होता था, नाडु, नाडु होती थी रेजिडेंशियल प्लेस, तमिलनाडु जहां पे तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तमिलनाडु, नतर को होता था। उसके बाद जो नीचे होता था ऑटोनॉमस विलेजेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटोनॉमस विलेजेस चोल एम्पायर का। बाकी सब कुछ सेंट्रलाइज्ड, लेकिन जो विलेजेस हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी असेंबली से क्या डेवलपमेंट का काम करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर देखना है वो। नतर का मतलब होता है इंटेलिजेंट, और पेरी का मतलब होता, पेरियर का मतलब क्या होता है, ह्यूज। नाडु एक छोटी जगह होगी, वहां पे एक इंटेलिजेंट बंदा बैठ रहा है, और वलनाडु काफी नाडुओं का जो कंप्राइज करके, यानी कि उस पर बड़ा विद्वान बैठेगा, ये विद्वान है, ये बड़ा विद्वान है। पेरियर एक रिवर है, पेरियर रिवर का मतलब है कि बहुत बड़ी नदी, तो ये वही वर्ड है पेरियर। टाउन्स आर कॉल्ड नगरम, नगरतर लेड बाय हायर ऑफिशियल्स पुरंदम, और लोअर ऑफिशियल सुरंदम। पुरंदम हो गया डीसी और सुरंदम हो गया आपका एसडीएम वगैरह हो गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो वो इसी अप्रोच पे चल रहे हैं कि एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, तो इसलिए बड़ा ही उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि पैसा कहां से आ रहा है। तो पैसे वाले टैक्स कलेक्टिंग ऑफिशियल, टैक्स क्या नाम है उसका, किस बेसिस पे टैक्स है, बड़ा इनका फेवरेट सा क्वेश्चन रहता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम अब देख लो, पूरा बुआ रिथम अकेलम। इसको, इसकी इमेज को रेडी रखना है अपने माइंड में कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज क्या है, तो आपने इसको एटलीस्ट इमेज आपकी रेडी होनी चाहिए। तभी मैं एक एक वर्ड है, ये एक वर्ड बट अल्फाबेट जो है वो बड़ा इसलिए कैपिटल इसलिए कर देता हूं, वहां पे अब थोड़ा सा इसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लैंड वॉज सर्वेड एंड 1/3 वॉज द टैक्स ऑफ द प्रोड्यूस। सारी लैंड को देखा हुआ था इन्होंने, कौन सी लैंड रहने वाली है, कौन सी पास्चर्स के लिए, कौन सी एग्रीकल्चर के लिए, कौन सी रिलीजियस पर्पसेस के लिए। नतम उर, ये बहुत जरूरी है, टर्मिनोलॉजीज बहुत जरूरी है इसमें। लैंड एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड है, लैंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, जहां पे कौन सी लैंड थी वो, यहां या तो लोग रहते थे वहां पे, या वो रिलीजियस थी, या किसी को दान में दी हुई थी। इन लैंड्स पे कोई टैक्स नहीं होता था। बे ऑफ बंगाल, मतलब कि इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस था कि बे ऑफ बंगाल को किसी टाइम पे चोला लेक बोलने लगे थे, कि चोलों की लेक है वो। तो उनकी इतनी पावरफुल नेवी थी कि उनके बिना मर्जी के वहां पे पत्ता भी नहीं हिलता था, इसलिए चोलों की लेक बोलने लग गए थे उसको। किंग की सिक्योरिटी वाले कौन लोग थे, वलाइकर, और जो रॉयल ट्रूप्स थे उनको क्या बोलते थे, काइको लेपर मपदल, मपाबदल। ये क्या बेसिकली, अगर नहीं याद हो रहा तो इमेज आपके माइंड में रेडी होनी चाहिए कि यार ये क्या चीज लग रही है मेरे को। अब विलेज काउंसिल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दे हैड एन इलेक्टेड असेंबली, हर विलेज की क्या होती थी, इलेक्टेड असेंबली होती थी। ये देखो, ये एक विलेज आ गया आपका, अब इसमें असेंबलीज बन रही हैं, ठीक है, और उसको हर विलेज को 30 कुदुम्स, आगे उस विलेज की डिविजन्स किसमें करी है, कुदुम्स में करी हुई है, और हर कुदुम्ब में से एक इंसान को नॉमिनेट करना है उन्होंने। और जिसको भी लगता था कि यार मैं इस पे नॉमिनेशन भर सकता हूं अपनी, तो मैं वो अपना जैसे नॉमिनेशन पेपर फाइल कर देता था। बट इसकी कंडीशन थी एक, जो इसकी सोशल सेटअप पे बिल्कुल हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताती है। वो कहते हैं कि सिर्फ स्वर्ण जाति वो भर सकती है नॉमिनेशन, कुदुम्ब में से अपनी नॉमिनेशन से स्वर्ण जाति, दैट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। शूद्र्स वर नॉट अलाउड, दैट मीन्स हमें पता लगता है कि कास्ट सिस्टम कितना रिजिड है, ठीक है। 30 कुदुम्ब में से जितने भी लोग अपनी मर्जी के, हर एक कुदुम्ब में से, जैसे हम यहाँ पे 5-6 बंदे बैठे हैं, तो 3 बंदों ने बोले कि नहीं यार मैं यहाँ इस कुदुम्ब का जो नॉमिनेशन भरूंगा मैं भरूंगा, वो कहते हैं नहीं यार मैं भरूंगा। तो सबकी पर्चियां डल जाती थी एक पॉट में, और पॉट में से एक पर्ची निकालते थे, और जो बंदा निकलता था उसको वो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बना देते थे। और ये पॉट सिस्टम को क्या बोलते थे, कुदोवोलिया, कुदोवोलाई। अब काउंसिल बन गया, 30 कुदुम्ब निकले, 30 उसके नॉमिनीज निकले। अब उसकी जो असेंबली बनी
उसको 6 हिस्सों में बांट दिया कि विलेज के, कि तू लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा, तू एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, तू यहाँ पे फॉरेस्टेशन को देखेगा, तू कैटल को देखेगा। तो 6 काउंसल्स, वरियम्स, याद रखना वरियम क्या चीज है। कुदुम्ब की जो बेसिकली विलेज काउंसिल की आगे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स बने हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, वरियम्स कहते हैं। 6 बने हैं एंड सारे ये कहां पे मिलते थे, टेंपल्स में। कोई भी डिसीजन लेना हो, मीटिंग करनी हो, कहां पे मिलेंगे, टेंपल्स में, क्योंकि टेंपल ही सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक का सेंटर है। और उसको उनके मेंबर्स को क्या बोलते थे, वरिया पेरू मकाल। पेरू देखो वर्ड आ गया, मतलब कि महान, मतलब काफी ज्यादा हायर एस्टीम का बंदा। सोसाइटी एंड इकोनॉमी, कास्ट एंड वर्ण वर वेरी रिजिड। कहां से पता लगता है हमें, कुदुम्ब वाले में से, कि स्वर्ण जाति ही भर सकती है सिर्फ अपने नॉमिनेशन पेपर। शूद्र वुमेन लेड अ मेजरेबल लाइफ। वाई लैंड इकोनॉमी है सारे, यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी होती है, कभी किडनी पे गाना सुना है कोई, किडनी पे गाना सुना है कोई, सारे गाने किस पे होते हैं, हार्ट पे। एक किडनी के साथ बंदा जी सकता है, लेकिन हार्ट तो एक ही है, यूटिलिटी है बेसिकली दिल की, ठीक है ना। ब्रेन डेड हो जाए कोई ना, लेकिन दिल अगर जिस दिन खत्म हो गया, बायोलॉजिकल डेथ होती है और एक वैसे डेथ होती है, मेडिकल डेथ होती है, एक बायोलॉजिकल डेथ होती है। तो ये चीज है, जब आप कोमा में भी चल जाते हो, दिमाग खत्म हो जाता है, दिल तो चल रहा है लेकिन हार्ट बीट चल रही है, खून जा रहा है बॉडी में। तो यूटिलिटी की बात है, जिसकी यूटिलिटी होएगी उसकी पूछ होएगी, जिसकी यूटिलिटी नहीं होएगी उसकी नहीं, कोई नहीं पूछेगा उसको। सेम वे क्या है लैंड इकोनॉमी में, विमेन और शूद्र की यूटिलिटी क्या है, उनको यूटिलिटी तो बहुत है, बट उनको शो ऐसा करा जा रहा है कि नहीं, मतलब कि आपकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो धरती पे बोझ हो एंड ऑल दैट। बट ये सिर्फ क्या है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है सारा। वलंगी एंड इदंगी, ये तमिल लिटरेचर में हमें 2 कास्ट मिलती है, वलंगी और इदंगी। वलंगी का मतलब होता है राइट हैंड और इदंगी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। अब हर एक जो इंपॉर्टेंट काम है, मतलब कि इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं अपने, राइट हैंड को। राइट हैंड मतलब अपर कास्ट वलंगी, और इदंगी क्या होता है, लेफ्ट हैंड। सारे ऑड जॉब्स जो है वो हम लेफ्ट हैंड से करते हैं, और जो हम अगर हम कहें कि बढ़िया काम जो है वो राइट हैंड से कर रहे हैं। सती सिस्टम प्रेवलेंट इन रॉयल फैमिलीज। देवदासी सिस्टम और डांसिंग गर्ल्स, देवदासी सिस्टम जो बाद में बहुत ज्यादा करप्ट सिस्टम बन गया, बहुत ज्यादा इसको गलत मतलब कि प्रेवलेंस होगी। शैविज्म वैष्णविज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन लिबरल सबकी तरफ है। कारण क्यों, जैनिज्म बुद्धिज्म और अरब्स की तरफ क्यों ट्रेड कर रहे हैं सबके साथ। टैंक इरिगेशन, वही पेरिनियल सोर्स है नहीं, जो पानी है उसको बचाना है, और इसलिए टैंक इरिगेशन पे बहुत ज्यादा काम किया गया। सिल्क वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। कांचीपुरम, आज तक सिल्क वीविंग, सिल्क साड़ीज जो है, कांची की साड़ीज जो है बहुत फेमस है। सारा जो सिल्क है रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, चाइना से, वहां से प्रोसेस होके आगे निकल रहा है। इंपॉर्टेंट सेंटर कांची। मेटल वर्क्स, अब इतना बड़ा एम्पायर है, प्रोस्पेरिटी है, मंदिर बन रहे हैं, यानी कि मंदिर बन रहे हैं तो मूर्तियां भी बनेंगी। मूर्तियां किसकी बन रही है, मेटल की, यानी कि मेटल वर्क्स जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। और ट्रेड जो है वो ट्रंक रोड्स। ट्रंक रोड्स कौन सी होती है, जो बिजनेस के लिए मतलब एक्सप्रेस वेज टाइप सब ले लो। इसीलिए हम क्या शेरशाह सूरी वाली को क्या कहते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ट्रंक का मतलब कि वो काम हो पूरा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब इनके पास आएगा द्रविडियन कल्चर, मतलब कि जो प्योर द्रविडियन कल्चर है वो चोलों के टाइम पे जेनिथ पे पहुंच जाता है। जेनिथ मतलब पीक पे पहुंच गया अब अपना। विमान वॉज इज चीफ फीचर। अब आप देखोगे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेम्पल्स में जो एक मेजर फर्क है वो है विमान का ऊपर जो उस पर छतर बना होता है, उसमें बहुत डिफरेंस है, वो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो विमान जो है वो द्रविडियन कल्चर के एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, दिखाई थी फोटो उसकी। शिव टेम्पल एट गंगाई कोंड चोलपुरम, जो उसने नई कैपिटल बनाने के बाद बनाया राजेंद्र पाल ने। एयरवस्था टेम्पल एट तंजौर, कंपावेश्वरा टेम्पल एट त्रिभुवनम एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपने याद रखना कि ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज किसके टाइम पे बना? तो ये बना चोल डायनेस्टी। अब ये देखो, और पेंटिंग्स ऑन टेम्पल्स, टेम्पल्स बना देते थे, बट टेम्पल्स में क्या शो करना है अपने बारे में कि मैंने जी कांची जाके मतलब कि उस राजे को हरा दिया, मैंने कलिंग में गया, मैं पाल तक गया, तो उसके बारे में अपने आप को अपनी सारी डिस्क्रिप्शन देनी है। लिटरेचर, अब यहां पे मैंने कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखूंगा। शिव काशीतमणि बाय थिरुथक्कवेदेवर, कुंडलकेसी बाय नाथ कुंथा, रामायण बाय कंबन, ये बहुत जरूरी है। रामायण किसने लिखी है चोल एम्पायर में? कंबन ने। पेरिया पुराणम बाय सेकलर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां की पुराण जो है किसने लिखी है? जया कोंद्र रोट कालिंगटू परनी, मोवारुलू बाय ओताकुथार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 3 राजे, राजा 1 के बाद के 3 राजों के बारे में हिस्ट्री लिखी है, तो इसलिए मुवारुला ये जरूरी है। तमिल ग्रामर कलधन बाय कलंधर, ननुदल बाय पवंधी एंड वीर सुल्याम बाय बुद्ध मित्र। तो इसमें से जो जो आपको, ये तो भी बहुत लिमिटेड बताई है, ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। बुक्स तो बहुत है, बट तमिल लिटरेचर की, और ये सारी किसमें है? तमिल में है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कोई संस्कृत वर्जन किसी का, सारी तमिल में है। तो इसके साथ हमारा होता है फर्स्ट पार्ट खत्म इसका, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का और राष्ट्रकूट्स का, और सॉरी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड इंपीरियल चोलर्स का।